स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। चलो हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। आई होप आई एम विजिबल एज वेल एज ऑडिबल। एक बार ऑडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी को दोस्तों कंफर्म करोगे? ओके, सो टुडेस टॉपिक इज द ओवरऑल डायरेक्शन टुवर्ड्स द 2026। एक 2026 का अगर आप अटेम्प्ट दे रहे हो तो व्हाट आर द थिंग दैट यू नीड टू लुक आफ्टर एंड हाउ कैन यू प्लान योर प्रिपरेशन इन एन एफिशिएंट मैनर, इसी के ऊपर आज हम लोगों को बातें करनी है। ओके, एज यूजुअल रफली एक 40-45 मिनट्स के लिए आई विल बी टॉकिंग एंड आफ्टर फिर एक रफली हाफ एन आवर के लिए इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ द डाउट वी विल टेक इट अप। ओके, आई होप दैट एवरीबडी इज देयर। तो एक एक करके आगे बढ़ेंगे, राइट? सो टुडेज टॉपिक इज द रोड मैप फॉर 2026। अगर आप 2026 प्रिपेयर कर रहे हो तो 2026 के लिए व्हाट कैन बी द आइडियल स्ट्रेटेजी एंड किन चीज़ों के ऊपर आपको थोड़ा सा एक्सेसिव फोकस करना पड़ेगा फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। अगर ये बेसिक चीज़ें आप नहीं करोगे तो यूपीएससी निकल पाना थोड़ा सा मुश्किल है। एंड इसमें सबसे पहले एंड सबसे फॉरमोस्ट तो एज आई ऑलवेज टेल कि आपको सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का जो है सिलेबस हमेशा पता होना चाहिए। दिस इज द नोटिफिकेशन, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन जो है टाइप करो। आपके पास जो एक ऐसा टैब खुलेगा एंड आपके पास यहाँ पे नोटिस है, ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके रखना। दिस इज योर सिलेबस एंड सिलेबस जब तक आपको नहीं पता है दैट विल बी ऑन द पेज नंबर 30 और सो। पेज नंबर 30 के अप्रॉक्सीमेटली जो आपको सिलेबस मिलेगा, दिस इज बेसिकली दी सिलेबी फॉर द एग्जामिनेशन। एंड ये सिलेबस जो आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। पहले तो इन्होंने प्रीलिम्स का सिलेबस दे के रखा है एंड आफ्टर मेंस में व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर पेपर, इसके ऊपर इन्होंने बातें की है। जैसे फॉर एग्जांपल GS1 में आपका हिस्ट्री है, कल्चर है, ज्योग्राफी है, सोसाइटी है। देर आफ्टर फिर पेपर 2 में आपके पास पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, गवर्नेंस है, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन। पेपर 3 की अगर हम लोग बात करते हैं तो पेपर 3 में आपके पास जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। एंड देयर आफ्टर फिर पेपर 4 इज देयर एंड पेपर 4 जो है दैट विल बी द एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो पहले से ही आपने काफ़ी अच्छा खासा प्रिपरेशन जो अपने लेवल पे करके तो रखा ही होगा। हाउएवर अब टाइम बहुत कम है। व्हेन वी आर सिटिंग इन दी अगस्त एंड सितंबर अब आने वाला है, इसमें भी अभी फेस्टिवल का सीजन है, तो फिर टाइम जो है इट इज़ ऑब्वियसली टू लेस राइट नाउ। एंड यही कम टाइम में आपको किस तरीके से ये यूपीएससी का जैगरनेट हैंडल करना, उसी के ऊपर आज हम लोगों को बातें करनी है। तो लेट्स एंटर इनटू दिस वन कि 2026 के लिए व्हाट कैन बी द रोड मैप, एग्जैक्टली किस तरीके से थिंग्स हैव टू बी हैंडल। सबसे पहले एंड सबसे फॉरमोस्ट एज जस्ट वी हैव सीन इट कि आपका जो एक जीएस का बेस है एंड आफ्टर दूसरा इंपॉर्टेंट बेस जो आपका रहेगा दैट विल बी दी ऑप्शनल। जीएस एंड आफ्टर ऑप्शनल में सबसे पहले आपको एक चीज़ जो है दिमाग में याद रखनी है कि 100% प्रिपरेशन तो किसी का नहीं होता है। सिंपल है, 100% प्रिपरेशन की जो है बस यूजुअली बातें की जाती है यूपीएससी में, इतना ज़्यादा प्रिपरेशन किसी का कभी हो ही नहीं पाता है। एंड दैट्स व्हाट यू शॉल बी टारगेटिंग इज दैट एटलीस्ट 60-70% ऑफ योर पोर्शन। जो पोर्शन अभी हम लोगों ने देख के रखा था, ये पोर्शन में आपको करना क्या रहता है? सबसे पहले जो है पोर्शन का हर एक पर्टिकुलर पॉइंट जो आपका कवर अप होना चाहिए, ये हर एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो आपके नोट्स होने चाहिए। देर आफ्टर फिर सेकेंड इंपॉर्टेंट जो है आपके PYQs काफ़ी इलेबोरेट लेवल पे कवर अप होने चाहिए। हर एक पर्टिकुलर पॉइंट के PYQ आपके पास अवेलेबल है, यू जस्ट सर्च इट ऑन द नेट। ओके, टॉपिक वाइज यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन PYQ, आपको 1000 वेबसाइट आज के टाइम पीरियड में मिल जाएगी जो आपको टॉपिक वाइज PYQ दे देते हैं। बट हर एक पर्टिकुलर PYQ का भी आपके पास नोट होना चाहिए। ये नोट्स आपको बहुत ही इलेबोरेटली हेल्प करते हैं। जैसे आज ही आपने GS1 एंड देयर आफ्टर इवन GS2 का भी पेपर देखा होगा, बार बार वही वाले सवाल है ना। जैसे अगर हम लोग इतिहास की बातें करेंगे, हड़प्पा के ऊपर यूपीएससी ने कितनी बार सवाल पूछा, अकबर के ऊपर यूपीएससी कितनी बार सवाल पहले ही पूछ चुकी है। वैसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर आई गेस ये ऑलमोस्ट 5वां क्वेश्चन है पिछले 10 ईयर में जो यूपीएससी ने पूछ के रखा हुआ है। वैसे अगर आप देखोगे तो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का कंसोलिडेशन हर साल यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है वो। तो अगर आप PYQ ठीक से नहीं करोगे तो आपके यूपीएससी के प्रिपरेशन में सोल ही नहीं रहेगा। हाउ आई वॉज एबल टू स्कोर मोर देन 300 प्लस मार्क्स इन दी ऑप्शनल एंड हाउ आई वॉज एबल टू गिव मोर देन 2 इंटरव्यूज, इसके पीछे का बेस ही है वो कि मेरे PYQ काफ़ी इलेबोरेट लेवल पे मैंने कवर अप करके रखे हुए थे। रेफरेंस बुक, क्लासेस का मटेरियल वो अपने लेवल पे आपको नॉलेज तो दे देगा, बट वो नॉलेज को पिन पॉइंट लेवल पे लेके आना एंड आफ्टर वो पर्टिकुलर नॉलेज पेपर पे उतारना, इसके लिए तो आपको PYQ करने ही पड़ेंगे। अगर आप PYQ इलेबोरेटली नहीं करोगे तो फिर आपको यूपीएससी के ट्रेंड पता नहीं रहेंगे, पॉइंटर्स आपके पास नहीं रहेंगे एंड शॉर्ट एंड क्रिस्प राइटिंग जो है वो आप कभी कर नहीं पाओगे। एंड दैट्स व्हाई नेवर एवर मिस आउट ऑन PYQ। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट बेस जो आपका रहेगा दैट विल बी मॉक। सिंपल, ये तीनों का जो आपको बेस बना के हमेशा चलना पड़ता है। जैसे आपने हमेशा सुना ही होगा कि मॉक्स जो है मैक्सिमम पॉसिबल आपको देनी चाहिए, बिकॉज ये प्रैक्टिस है ना।
जो चीज़ें आप यहाँ पे मिस आउट करते हो वो पीवाईक्यू में जो है आपकी कवर अप हो जाती है। बट ऐसा भी तो होता है ना, बहुत टाइम पीरियड में पीवाईक्यू में भी बहुत सारी चीज़ें आप मिस आउट कर देते हो। तो वो कंटेंट कंसोलिडेशन के लिए आपको मॉक हमेशा लगाने पड़ते हैं। कंटेंट कंसोलिडेशन आप जब तक नहीं करोगे तब तक आपका यूपीएससी निकलने का चांस जो है काफ़ी ज़्यादा कम ही रहता है। तो कंटेंट कंसोलिडेशन के ऊपर हमेशा फोकस करना है दोस्तों। एंड ये कंटेंट कंसोलिडेशन आपका मॉक्स ही होगा। हर मॉक इज़ अ काइंड ऑफ अ कंटेंट कंसोलिडेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पूरा इतिहास पढ़ लिया एंड इतिहास पढ़ने के बाद मैंने प्रीलिम्स का इतिहास का एक मॉक दे दिया। अब मैंने टोटल 100 क्वेश्चन कर लिए बट 100 में से मुझे 50 आ ही नहीं रहे थे, तो ये डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। वो 50 क्वेश्चन जो है दैट वाज योर नॉलेज लैक्यूना। तो उसके आप नोट्स बनाओगे ना आप। एंड वो नोट्स बनाने के बाद जब उसको बार बार रिवाइज करोगे तो दैट विल एक्ट एज अ कंटेंट कंसोलिडेशन फॉर यू। पहले आपने रेफरेंस बुक पढ़ ली है, रेफरेंस बुक के ऊपर आपने पीवाईक्यू कर लिया, एंड रेफरेंस बुक पीवाईक्यू के बाद वो सारे पीवाईक्यूज आ रहे, सॉरी मॉक आ रहे हैं जहाँ पे आपका जो है लैक्यूना अभी भी है। एंड दैट्स ये पीवाईक्यू सॉरी मॉक जो आपको हमेशा करते रहने ही रहने हैं। तो पहले तो आपको ये सिलेबस हमेशा आंखों के सामने रखना है। अगर आपको यूपीएससी क्रैक करनी है 2026 में करनी है, 2027 में करनी है या फिर 2028 में करनी है, डज नॉट मैटर। यूपीएससी क्रैक करने का ये सबसे कारीगर तरीका है। अगर आपको यूपीएससी में सिलेक्शन चाहिए तो सिलेक्शन के लिए जो बेसिकली यही थ्री फोल्ड एजेंडा आपको उठाना है। कोई भी आप एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाओ। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक टॉपिक उठा लिया दैट इज डिजास्टर मैनेजमेंट। ये डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर आप क्या करोगे, तो आपने फटाक से एक दिन लगा के जो है इसके ऊपर नोट मेकिंग कर ली। से फॉर एग्जांपल मैं सुबह उठ गया एंड सुबह उठने के बाद जो है से फॉर एग्जांपल 8 AM को मेरा पढ़ाई चालू होता है, तो फटाक से मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट जो है बेसिकली नोट इसमें के ऊपर बेसिकली नेट के ऊपर जो टाइप कर लिया। गिव मी अ मिनट। इसको कॉपी करो, देर आफ्टर इसको जो है बेसिकली यहाँ पे पेस्ट करो एंड देर आफ्टर इसके आगे जो है चाहिए तो यूपीएससी लिखो या फिर इसको जो है इसी तरीके से आप सर्च भी कर सकते हो। सर्च का ऑप्शन जो आ नहीं रहा है यहाँ पे बाय द वे। कुछ स्क्रीन में इशू है बट अगर इसको आपने सर्च कर लिया देन ऑब्वियसली सर्च करने के बाद जो है बेसिकली आपके पास बहुत सारे ऐसे वेबसाइट आ जाएंगे जहाँ पे यू विल बी गेटिंग लॉट्स ऑफ डाटा ऑन द डिजास्टर मैनेजमेंट। ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, कुछ बेसिक नोट जो आपके बेसिकली आपको इसमें से प्रिपेयर करना है। एंड देर आफ्टर पहले दिन जब आपने नोट्स बनाए तो दूसरे दिन जो है वापस सुबह 8 AM को उठ के जो इसके पीवाईक्यू आपको कवर अप करना है। एंड जब आप ये पीवाईक्यू कवर अप करोगे तो पीवाईक्यू की भी अल्टीमेटली आपको नोट मेकिंग जो है करनी है। सिंपल है, दिस इज द मोस्ट प्लॉजिबल वे ऑफ क्रैकिंग द यूपीएससी। दो तरीके होते हैं देखो यूपीएससी में प्रिपरेशन के, एक तरीके में आप क्या करोगे सिर्फ रेफरेंस बुक पढ़ते रह जाओगे, एंड दूसरा ये वाला तरीका है। जब आप ये वाला तरीका अडॉप्ट करते हो तो ये वाले तरीके में अल्टीमेटली क्या होगा, तो ये वाले तरीके में आपका हर एक पर्टिकुलर यूपीएससी का पॉइंटर कवर अप होता है। एंड हर एक पर्टिकुलर पॉइंटर कवर अप होने के साथ साथ आपके पास एक इनफ अमाउंट ऑफ द कंटेंट भी उसके ऊपर रहेगा ही रहेगा। ये करोगे तभी जाके आपकी यूपीएससी एज आई टोल्ड यू क्लियरिफाई होने के चांसेस बढ़ेंगे, वरना किताबों में उलझे रह जाओगे। मोर एंड मोर रेफरेंस बुक, मोर एंड मोर कंटेंट, वो कभी खत्म ना होने वाली चीज़ है जो आपके लिए फिर हो जाएगी। तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू फोकस अपॉन। सबसे पहले तो सिलेबस का हर एक पॉइंट अप, देर आफ्टर फिर पीवाईक्यू एंड देर आफ्टर फिर मॉक। एंड एज आई टोल्ड यू वी आर सिटिंग एट द एंड ऑफ द अगस्त। तो पकड़ के चलो कि सितंबर से लेके आपके पास दिसंबर का एक पर्टिकुलर स्लॉट जब अवेलेबल है। मतलब यूजुअली 4 मंथ्स आपके पास अवेलेबल है। इसमें से अब आपको क्या करना है कि टाइम डेडिकेट करना जो है चालू करना है। से फॉर एग्जाम्पल आपने एक महीना जो है एथिक्स के लिए दे दिया, आपने एक महीना जो है कि बेसिकली GS2 के लिए दे दिया। एंड GS2 में अब बेसिकली आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर आफ्टर फिर सोशल जस्टिस एंड देयर आफ्टर नेक्स्ट जो है गवर्नेंस। इंटरनेशनल रिलेशन अभी नहीं करोगे बिकॉज इंटरनेशनल रिलेशन का सारा ही डाटा जो करंट अफेयर का होता है, तो उसको अभी करके वैसे भी कोई फायदा है नहीं। बट एटलीस्ट यू कैन फोकस अपॉन दिस पर्टिकुलर टॉपिक ना। आपके पास पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस एंड देयर आफ्टर गवर्नेंस का टॉपिक है। देयर आफ्टर एक महीना आपको किसको देना है, देन ऑब्वियसली GS3 को देना है। ऑब्वियसली GS3 में राइट नाउ व्हाट यू नीड टू फोकस अपॉन इज दी ओनली इकोनॉमिक्स। सिंपल है, बिकॉज अगेन वही वाला पंगा है। अगर मैं एनवायरमेंट बायोडाइवर्सिटी की बातें करता हूँ, डिजास्टर मैनेजमेंट की बातें करता हूँ, या फिर साइंस एंड टेक की बातें करता हूँ, या फिर इंटरनल सिक्योरिटी की बातें करता हूँ, ये सारे ही टॉपिक करंट के हैं। एंड अगर ये सारे टॉपिक करंट के हैं तो ये करंट अफेयर आप लेटर ऑन वैसे भी जनवरी के बाद करोगे ही। एंड करंट अफेयर की यूटिलिटी हमेशा 6 मंथ की होती है, नॉट मोर देन दैट। तो आपको यहाँ पे जो है बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स के ऊपर फोकस करना है, आप कुछ नहीं करोगे। डेली बेसिस के ऊपर आपको उठना है,
अगर आप बेसिकली फॉर एग्जांपल अभी के लिए कोई कोचिंग ज्वाइन करके बैठे हो, नॉट ओनली स्टडी आई क्यू बट कोई भी चल जाएगी, तो 3 घंटे का जो है 3 आवर्स का आपका क्या रहेगा, लेक्चर रहेगा। ये 3 आवर्स का लेक्चर जो आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है वो पर्टिकुलर टॉपिक का, एंड देयर आफ्टर 2 घंटा जो है लगा के बैठना है, एंड ये 2 घंटे में आपको क्या करनी है, बस उसकी नोट मेकिंग जो है करनी है। अगर आपने ये अप्रोच के साथ अपना प्रिपरेशन करना चालू कर लिया तो 1 महीने में आपका इकोनॉमिक्स, 1 महीने में आपका GS2 का जो टॉपिक मैंने मेंशन किया, एंड आफ्टर 1 महीने में एथिक्स जो इलेबोरेटली कवर अप हो जाएगा। तो पकड़ के चलो कि आपको ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी अब इम्प्लीमेंट करनी है। कब करोगे, तो से फॉर एग्जांपल अक्टूबर में ये करो, नवंबर में ये करो, एंड आफ्टर फिर दिसंबर में ये करो। वाई आई एम सेइंग दैट कि अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर से आपको ये चीज़ें करनी है, बिकॉज तब तक दैट इज एंटायर सितंबर you have to devote to the one particular topic that is optional। ऑप्शनल जो है बहुत ही ज़्यादा क्रूशल होता है, एंड मैंने बहुत जगह पे बच्चों से जो है गलतियाँ देखी है कि ऑप्शनल में जो है बेसिकली बच्चा क्या करता है, बस क्लासेस का मटेरियल करके बैठा हुआ है, एंड क्लासेस के मटेरियल से जब क्वेश्चंस नहीं आते, अब आप ही देख लेना, आई एम क्वाइट श्योर कि आप में से सारे ही लोगों ने ऑप्शनल सिलेक्ट करके रखा है, मेजॉरिटी ऑफ यू हैव जॉइन सम कोचिंग और अदर। अब बस अब देख लेना 31 अगस्त को जो आपका मीन्स होगा कि आपके क्लासेस का मटेरियल खोलना, एंड देयर आफ्टर जो एक्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं वो देखना, एंड देन यू विल रियलाइज कि क्लासेस के मटेरियल से जो आपका मीन्स है वो हैंडल नहीं हो रहा, ऑप्शनल हैंडल नहीं हो रहा है। यू नीड टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट, एंड वो एक्स्ट्रा एफर्ट जो है बेसिकली आपको आपके लेवल पे हमेशा डालना पड़ता है, एंड वो इसी वजह से आई एम टेलिंग यू कि पूरा 1 महीना जो है टेक अ ब्रेक, एंड 1 महीना जो है बस आपको जो ऑप्शनल के ऊपर जो फोकस करना है। ऑप्शनल की जब हम लोग बात करते हैं तो हर एक पर्टिकुलर ऑप्शनल का अपना एक तरीका होता है। एक पेपर 1 होगा आपका, देयर आफ्टर एक पेपर 2 होगा। पेपर 1 में एक सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, पेपर 2 में सेक्शन ए है, एंड देयर आफ्टर सेक्शन बी है। एंड यूजुअली जब आप देखोगे तो ये सेक्शन इसी तरीके से बटे होते हैं कि 150 एंड देयर आफ्टर 100, 150 या फिर 100, ये आपका चॉइस होता है। यूपीएससी के हर एक पर्टिकुलर पेपर में आपको दिखाई देगा देयर विल बी टोटल 8 क्वेश्चन, एंड आउट ऑफ 8 क्वेश्चन आपको 5 क्वेश्चन जो है सॉल्व करने रहते हैं। तो ये आपका यूजुअल चॉइस होता है कि आपको सेक्शन ए में से 150 सॉल्व करना है या फिर सेक्शन ए में से 100 ही सॉल्व करना है, सेक्शन बी में से 150 मार्क्स वर्थ ऑफ द पेपर सॉल्व करना है या फिर सेक्शन बी में से 100 मार्क्स वर्थ ऑफ द पेपर सॉल्व करना है। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको हिस्ट्री का। हमारे इतिहास में क्या होता है कि सेक्शन ए इज यूजुअली एंशियंट, एंड सेक्शन बी जो है इट इज़ यूजुअली मेडिएवल। देर आफ्टर पेपर 2 में सेक्शन ए जो है वो मॉडर्न इंडिया का होता है, एंड देर आफ्टर सेक्शन बी जो है ये वर्ल्ड हिस्ट्री का होता है। तो मैं अपने बच्चों को हमेशा बताते रहता हूँ, रैदर देन डूइंग द 4 पर्टिकुलर टॉपिक इलैबोरेटली, आप 2 टॉपिक पे फोकस करो ना। से फॉर एग्जाम्पल मुझे पेपर 1 में से मीडिएवल बहुत अच्छा लगता है, तो आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट मीडिएवल इंडिया में से 150 मार्क्स वर्थ ऑफ द पेपर, एंड एंशियंट इंडिया में से 100 मार्क्स वर्थ ऑफ द पेपर ही मैं अटेम्प्ट करूंगा। तो इसकी वजह से होगा क्या कि अभी का जो टाइम है सितंबर से लेके दिसंबर तक का टाइम, दिस पर्टिकुलर टाइम आई एम एबल टू यूटिलाइज फॉर दैट पर्टिकुलर मीडिएवल इंडिया। मेरे दिमाग में जो है वो पर्टिकुलर परेशानी होगी नहीं कि भाई मुझे एंशियंट भी करना है, बिकॉज आई एम अवेयर एंशियंट में से 100 ही मार्क्स वर्थ ऑफ द पेपर सॉल्व करना है, एंड वो लेटर प्रीलिम्स के बाद मैं कर सकता हूँ, दैट इज हैंडलेबल। एंड सेम गोज ओवर हियर कि से फॉर एग्जांपल मेरा वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो मैं वर्ल्ड हिस्ट्री में से 150 मार्क्स वर्थ ऑफ द पेपर हैंडल करूंगा, एंड मॉडर्न इंडिया से 100 मार्क्स वर्थ ऑफ द पेपर हैंडल करूंगा। इसकी वजह से हुआ क्या, ये अभी अगेन अगला जो 4 महीना है उसमें मुझे बस इसी के ऊपर फोकस करना है, ताकि 150 ओवर हियर एंड 150 ओवर हियर, मतलब मेरा 300 मार्क वर्थ ऑफ द ऑप्शनल का पेपर जो रॉक सॉलिड हो गया। एंड अप्रोच हैज़ टू बी सेम, सिलेबस का मैं पॉइंटर उठाऊंगा, बेयर मिनिमम नोट मेकिंग, PYQ एंड आफ्टर मॉक। जब मैं एक पर्टिकुलर सेक्शन को इधर एंड एक पर्टिकुलर सेक्शन को इधर फोकस करता हूँ तो मेरा ऑप्शनल जो इलेबोरेटली कवर अप हो रहा है। बचा कुचा सेक्शन है मुझे सोशो लेवल पे ही करना है, ट्रस्ट मी आपका वो पर्टिकुलर जो मैटर है वो आफ्टर प्रेजेंट भी आप सॉर्ट कर सकते हो, या फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भी आप सॉल्व कर सकते हो। बट नाउ यू हैव सितंबर, अभी से अगर आप चालू करोगे तो अभी से लेके अगले महीने के एंड तक जो है बेसिकली आपका यहाँ से एक पर्टिकुलर सेक्शन एंड यहाँ से एक पर्टिकुलर सेक्शन यू कैन इजीली टारगेट। पकड़ के चलो कि 20 डेज जो है आप पेपर 1 के कोई तो एक सेक्शन को दे दो, एंड आफ्टर 20 डेज जो आप पेपर 2 के कोई तो सेक्शन को दे दो। सिलेबस में आपके कोई भी पर्टिकुलर सेक्शन में जो है नॉट मोर देन 10 पॉइंटर्स आर देयर, 10 पॉइंट है आपके पास बस। वो 10 पॉइंटर आपके जो है बेसिकली 20 दिन में आसानी से कवर अप हो सकते हैं। तो अभी भी टाइम है, एज आई टोल्ड यू कि 2026 के लिए यू नीड टू हरी अप नाउ, यू नीड टू बकल योर सेल्फ अप, वरना 2026 का आपका अटेम्प्ट जो पूरी तरीके से चला गया। अगर आप सितंबर में ये पर्टिकुलर सेक्शन में से एक एंड यहाँ से अल्टीमेटली एक सेक्शन अगर कंप्लीट कर रहे हो, मतलब 300 मार्क्स वर्थ ऑफ द पेपर विद दिस पर्टिकुलर अप्रोच, देन यू आर इन द गेम। फिर अक्टूबर के बाद जो यहाँ पे शिफ्ट हो जाना अगर आपको चाहिए,
तो अक्टूबर में जो यू कैन डेडिकेट 5 to 6 hours ओवर हियर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, एंड देयर आफ्टर बेयर मिनिमम 2 to 3 hours फॉर योर ऑप्शनल। ये आप जो है बेसिकली कर सकते हो कि ऑप्शनल में जो है बेसिकली जो बचे कुचे सेक्शन है, फॉर एग्जांपल मिडिएवल वर्ल्ड आपने चूज किया है, तो एंशियंट एंड देयर आफ्टर फिर मॉडर्न इंडिया। आपको ये अपने ऑप्शनल में देखना पड़ेगा ना, पीएसआईआर है, सोशियो है, एंथ्रो है, मैथ्स है, या फिर फिलोसफी है, या फिर पब एड है, डज नॉट मैटर। ये कैटेगराइजेशन तो सेम ही होने वाला है। हर एक पर्टिकुलर ऑप्शनल पेपर का अपना कैटेगराइजेशन होता है, यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाइड। अगर खुद से आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो तो नेट का सहारा लो, अपनी फैकल्टीज से पूछ लेना। एंड ये पर्टिकुलर सेक्शन के थ्रू जो है यू कैन मैनेज योर ऑप्शनल इन एन इफेक्टिव वे। तो अगले 40 दिन में जो है रॉक सॉलिड प्रिपरेशन ऑफ द ऑप्शनल विद दिस पर्टिकुलर अप्रोच, एंड आफ्टर फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में अल्टीमेटली आपको सिलेबस उठाना है एंड सिलेबस के पॉइंटर जो वो कंप्लीट करना है। एज आई टोल्ड यू कि आइडियल सिचुएशन क्या है कि आपने सारा जो है 100% कंप्लीट कर लिया, बट अगर 100 नहीं भी हो पा रहा है, 70% तो कंप्लीट हो सकता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मैंने जो अक्टूबर दे दिया, किसको दे दिया मैंने अक्टूबर, जो फॉर एग्जांपल एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड को दे दिया। मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई ये जो एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड है अक्टूबर में कंप्लीट करना है विद द सेम अप्रोच। अप्रोच क्या है कि सिलेबस का हर एक पॉइंटर उठाना है, ये पॉइंट के ऊपर जो है नोट मेकिंग करनी है, एंड देयर आफ्टर फिर ये पर्टिकुलर पॉइंट के पीवाईक्यू कवर अप करना है, एंड ये पर्टिकुलर पॉइंट के मॉक कवर अप करना है। बट फिर अक्टूबर में मैंने जैसे उठाया तो ये पहले पॉइंट को मैंने जो है से फॉर एग्जाम्पल 2 दिन देके रखे थे, बट मुझे लग गए 4 दिन। फिर पैनिक सेट होता है। फिर दूसरे पॉइंटर के ऊपर मैं जैसे उतरूंगा तो मैंने वापस से सोचा कि 2 दिन दूंगा, बट हो गए 4 दिन। दो के जगह 4 दिन जो इसी को लग गए। तीसरे पॉइंटर आते आते जो है और ज़्यादा पैनिक सेट होता है, एंड फिर तीसरा पॉइंटर हम लोग क्या करते हैं, अब 1 दिन में ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, बट पता चला इसको लग गए 5 दिन। हो गई गड़बड़, बट इट इज़ ओके ना, इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। आपका हर एक पर्टिकुलर पॉइंटर कवर अप तो हो रहा है ना। एंड वैसे कितने ही पॉइंटर है आपके पास, एथिक्स के पेपर में टोटल 8 पॉइंटर विल बी देयर, राइट। काउंट कर लेना, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 8, सिंपल है। एंड यही 8 पॉइंटर के ऊपर का केस स्टडी आपके पास। तो चलो 8 में से आपने जो है 1 महीना लगा के 5 ही पॉइंटर कवर अप कर लिए, से फॉर एग्जाम्पल आपका बस इमोशनल इंटेलिजेंस तक हो गया, इट इज़ फाइन। छोड़ दो इसको, बच्चे कुछ जो 3 पॉइंटर है ये प्रीलिम्स के बाद आप सो लेवल पे वैसे भी हैंडल कर सकते हो। द आइडिया इज दैट कि जितना आप एफर्ट डाल रहे हो, ये एफर्ट इक्विटेबल मैनर में क्या होना चाहिए, ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अदरवाइज गाड़ी कहाँ पे अटकती है, लक्ष्मीकांत करे जा रहे हैं, स्पेक्ट्रम करे जा रहे हैं, एनसीईआरटी करे जा रहे हैं, और उसका कोई रिजल्ट आता नहीं है। इट इज़ आइडियल कि वो रेफरेंस बुक एंड आफ्टर एनसीईआरटी वगैरह आप करो, बट वो करने का टाइम चला गया। अब अभी के लिए आपको जो है प्रीलिम्स एंड मेंस रेडी होने का टाइम आ गया है। तो आपको आइडियली पिछले 5-6 महीने में वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेनी चाहिए थी। आपका पूरा एनसीईआरटी हो सकता है, या फिर आपका पूरा यू कैन से डैट की रेफरेंस बुक हो सकता है। राइट नाउ यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ द टाइम, एंड जब अभी के लिए आपके पास वो टाइम नहीं है तो दिस इज द बेस्ट पॉसिबल अप्रोच फॉर यू। अक्टूबर के बाद से फॉर एग्जांपल आपने नवंबर में सोचा अब मैं इकोनॉमी करूंगा, अब इकोनॉमी के लिए आप बैठ गए, एंड इकोनॉमी में आपने देख लिया कि आपके पास जो है कितने पॉइंटर्स है करने के लिए। तो साइंस एंड टेक जो है ये पर्टिकुलर पॉइंटर, इसके ऊपर आपका जो है सारा का सारा इकोनॉमी है, मतलब पॉइंट नंबर 1, पॉइंट 2, 3, 4, 5, देर आफ्टर फिर पॉइंट नंबर 6, 7, 8, देर आफ्टर 9 एंड 10। 10 पॉइंटर है, 30 दिन है, तो ऑन एन एवरेज आप वही सोचोगे कि 3 दिन में एक पॉइंट मुझे कवर अप करना है। पहले तो मुझे अगर चाहिए ये पॉइंटर का मैं कोई लेक्चर देख लूँ, लेक्चर देखने के बाद जो है कंटेंट जमा करूँ, देर आफ्टर फिर 1 दिन लगा के जो है मैं पीवाईक्यू एंड मॉक जो है बेसिकली सॉर्ट आउट कर दूँ। यहाँ पे भी वो गड़बड़ हो गया, इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। 3 के जगह यहाँ पे लग गए 4 दिन, यहाँ पे लग गए 5 दिन, यहाँ पे लग गए वापस से 3 दिन, यहाँ पे लग गए वापस से 5 दिन। तो रैदर देन 10 पॉइंटर आपके 5 to 6 पॉइंटर ही कवर अप हो रहे हैं नवंबर में, तो अगेन इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज बचे कुचे पॉइंटर को कवर अप करने के लिए आपके पास प्रीलिम्स के बाद का टाइम पीरियड है। आइडियली तो 10 आउट ऑफ 10 कवर अप हो जाने चाहिए, अगर आपने वो कर लिए तो बेटर है। बट वो कब कंप्लीट होंगे, जब आपका पहले से ही प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे खासे लेवल पे है, अदरवाइज वो नहीं होने वाला है। इफ़ यू आर न्यू कमर, अगर आप ये सोच के यूपीएससी में आए हुए हो कि मैं आज ही चालू करूंगा एंड अगले साल निकलूंगा, तो फिर आपके लिए दिक्कत जाएगी। अगर आप पिछले 1-1.5 साल से पढ़ रहे हो तो अभी के लिए आप ये चीज़ जो है इलेबोरेटली हैंडल कर पाओगे, ये एक्सरसाइज हैंडल करने में आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं जाने वाली है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको अब ध्यान में रखनी है। एंड वैसे ही अभी दिसंबर में जाओ, दिसंबर में आप क्या करोगे, देन ऑब्वियसली इंटरनल्स, इंटरनेशनल रिलेशन छोड़ के बाकी सब कुछ। तो इंटरनेशनल रिलेशन जो है ये बेसिकली आपका ये पॉइंट से चालू होता है नीचे।
तो इसके ऊपर के जो पॉइंटर्स आपके पास अवेलेबल है, एंड इसके ऊपर के पॉइंटर जो एक 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 करके आपको क्या करना है, सॉर्ट आउट करना है। बट देन यू विल सरप्राइजिंगली फाइंड कि अगर आपने पॉलिटी में लक्ष्मीकांत अच्छे से करके रखी, या फिर कोई भी अगर एक लेक्चर सीरीज आपने अच्छे से करके रखी, यू कैन क्लियरली हैंडल हर एक पर्टिकुलर पॉइंटर ऑन अ वन स्पेसिफिक डे। एंड यही पर्टिकुलर पॉइंटर्स के आपको क्या करने हैं, नोट, नोट्स के बाद जो है पीवाई क्यू के नोट एंड मॉक। अगर आपको बर्डन ज्यादा लग रहा है तो मॉक अभी के लिए ड्रॉप कर लो, बिकॉज अगेन वो अगले साल प्रीलिम्स के बाद आप करने ही वाले हो। बट दिस इज वॉट यू नीड टू फोकस अपॉन राइट नाउ। यही टाइम पीरियड होता है मेंस के प्रिपरेशन का, ये आपको सब बताता है। बट दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू टैकल योर मेंस। अगर मेंस आपको टैकल करनी है देन आपको ये सिलेबस के पॉइंटर वाइज मैनर में ही चलना पड़ेगा। यू कैनॉट ट्रस्ट ब्लाइंडली एनी पर्टिकुलर क्लास मटेरियल या फिर एनी पर्टिकुलर सोल दैट इज बेस्टोड और दैट इज गिवन इन फ्रंट ऑफ यू। आपको जो ये सिलेबस के पॉइंटर निकालने हैं, पीवाईक्यू निकालने, दैट्स बेयर मिनिमम। एंड इसके ऊपर अगर आपने मॉक कर लिया तो सोने पे सुहागा, बट अगर मॉक नहीं हो रहा है तो इट इज एब्सोल्युटली फाइन, ड्रॉप इट। एटलीस्ट पीवाईक्यू एंड सिलेबस के हर एक पॉइंटर के नोट इसके ऊपर फोकस करो, बिकॉज अगले साल प्री के बाद यू विल बी हैविंग टाइम टू बेसिकली डू द लेफ्ट ओवर जो यहाँ पे कवर अप नहीं हो रहा है, एंड देयर आफ्टर टू डू इवन योर मॉक टेस्ट। वो तो करने ही पड़ेंगे वैसे भी आपको मीन्स के पहले। बट आई होप इट इज क्वाइट क्लियर कि अब ये 4 महीने में आपको एग्जैक्टली करना क्या। दिसंबर के बाद जो है फिर आपका जनवरी, जनवरी से लेके मई तक का आपका जो टाइम पीरियड है, ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड आपका पूरा प्रीलिम्स के लिए होता है। प्रीलिम्स को हैंडल करने का अपना एक अलग तरीका है, बट दैट इज समथिंग दैट आई विल टेल यू एट अ लेटर टाइम पीरियड। बट अभी के लिए जो मेंस के ऊपर फोकस रखना, एज आई टोल्ड यू कि मेंस काफ़ी क्रूशल है। आपका यूपीएससी में सिलेक्शन होगा कि नहीं, सिलेक्शन होने के बाद आपको कौन सी सर्विस मिलेगी, सर्विस मिलने के बाद आपको कौन सा कैडर मिलेगा, एंड कैडर के बाद जो अल्टीमेटली आपको जो है यू कैन से डैट कि कौन से जो है बेसिकली पर्क्स मिलेंगे। जैसे अगर टॉप 20 में आते हो, टॉप 10 में आते हो तो थोड़े से एक्स्ट्रा पर्क्स होते हैं यूपीएससी में, एवरीबडी नोज अबाउट इट। तो ये सारी चीज़ें आपका जो है मीन्स डिसाइड करने वाला है। एंड मैंने बहुत जगह पे देख के रखा है कि बच्चा प्री में ही उलझा रहता है, प्री के आगे जाता ही नहीं है, उसको प्रिलिम्स ही करनी है। एंड प्रिलिम्स में भी बार बार आप देखोगे कि वही वाली चीज़ें वापस 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 करने की आदत लग जाती है। हर साल उठ रहा है, स्पेक्ट्रम पढ़ रहा है, हर साल उठ रहा है पॉलिटी में लक्ष्मीकांत पढ़ रहा है, हर साल उठ रहा है रमेश सिंह पढ़ रहा है। कभी ये वाले अप्रोच से पढ़ के देखो, देन यू विल रियलाइज कि अगर आपका प्रिलिम्स बार बार फेल हो रहा है तो वो 2-3 क्वेश्चन जो आपके यही अप्रोच से क्लियरिफाई होने वाले हैं। एंड आफ्टर ये अप्रोच की वजह से सिलेबस का जब हर एक पॉइंटर आपका कवर अप होता है, स्पेसिफिकली जब आप पीवाईक्यू करते हो तब, तो यही पर्टिकुलर पॉइंटर्स आपको क्या होने वाले, एक्चुअल एग्जाम में काम में आने वाले हैं। जो कंटेंट आप निकाल रहे हो एक्चुअल एग्जाम में आपको काम में आने ही वाला है। एंड दिस हैज़ टू बी अ रोड मैप। जब हम लोग रोड मैप की बातें करते हो तो इफ़ यू आर एबल टू एग्जीक्यूट दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी इवन इफ 70 to 80%, एंड चलो 70-80% भी छोड़ दो यार, 50 to 60%, अगर 50 to 60% भी अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया तो दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन द एक्चुअल मीन्स ऑफ द नेक्स्ट ईयर एज वेल एज इन द ओवरऑल अटेम्प्ट ऑफ द नेक्स्ट ईयर, वी कैन से दैट। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। मैंने सेम अप्रोच हमेशा फॉलो किया। आई हैव माई सेल्फ गिवन 6 मीन्स, 2 इंटरव्यू है मेरे, मेरा हिस्ट्री में 300+ स्कोर आया, किसी का नहीं आता है, क्यों नहीं आता? बिकॉज ये अप्रोच, आप बार बार 10 घंटा पढ़ते हो, 10 घंटा कोई भी पढ़ लेता है, यूपीएससी में कोई भी कैंडिडेट मुझे आज तक ऐसा दिखा नहीं है जो 10 घंटा पढ़ता नहीं है। बट वो 10 घंटा अगर आप गधा मजदूरी करते बैठोगे तो उससे रिजल्ट नहीं आने वाला है। फोकस अपॉन द कंटेंट फर्स्ट, कंटेंट के बाद आंसर राइटिंग आती है, एंड आंसर राइटिंग के बाद एक्सीलेंट लेवल के आंसर आते हैं। अगर आपका कंटेंट ही ठीक नहीं है तो आंसर राइटिंग ठीक नहीं होगी, आंसर राइटिंग ठीक नहीं है तो मार्क्स नहीं आने वाले, मार्क्स नहीं आएगा तो यूपीएससी सिलेक्ट होगी क्या? नहीं होगी। आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर गाइस, एंड दैट वुड बी इट फ्रॉम माय साइड। यही एक रोड मैप जो मुझे आपको आज के लेक्चर्स में जो देना था। अब यहाँ तक अगर कोई भी डाउट रहेगा तो यू कैन इधर रेज योर हैंड और यू कैन बेसिकली टाइप आउट योर डाउट गाइस। ओके, सो एनीथिंग टिल हियर सो फार, कोई डाउट रहेगा तो बताओगे। पीवाईक्यू का एनालिसिस आपको करना ही नहीं है। आप जो है सिर्फ कोई भी एक पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर डालो ना टॉपिक वाइज पीवाईक्यू। से फॉर एग्जांपल आपने बेसिकली टॉपिक उठा लिया, टॉपिक क्या आपका, ये पर्टिकुलर टॉपिक है सैलियंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट। इसका एनालिसिस नहीं करना है। 2013 में इसका एक क्वेश्चन है, 2014 में इसका एक क्वेश्चन है, 2015 में इसका एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है इसका नोट मेकिंग आपको करना है, आपको एनालिसिस नहीं करना। उसका क्या एनालिसिस करोगे आप उसका? तो से फॉर एग्जांपल 2013 में आपको एक क्वेश्चन आ गया कि एनालाइज द सैलियंट फीचर्स, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ओके, ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950।
तो बस आपको ये पर्टिकुलर अब आप नोट बनाओगे तो आपको सैलियन फीचर जो लिखने हैं ना आज के टाइम पर में यार आपके पास चैट जीपीटी अवेलेबल है, आपके पास कंटेंट की कोई कमी नहीं है। तो आपने एक दिन लगा के टॉपिक पढ़ा हुआ है, जब आपने टॉपिक पढ़ा तो आपने अपने नोट्स इसमें बना लिए ना, तो आपके पास अपने नोट्स अवेलेबल है। पहले देखो ये नोट्स में से ये पर्टिकुलर चीज़ें मैनेज हो पा रही है क्या, नहीं हो पा रही है, तो फिर गूगल पे टाइप आउट करो ना सैलियन फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, एंड ये सैलियन फीचर जो है ये अल्टीमेटली अपने नोट्स में लिख लो। बिकॉज यही वाला सवाल जो है घुमा फिरा के यूपीएससी जो आपको वापस से पूछेगा, अब यही सैलियन फीचर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है इसके जगह पे यूपीएससी आपको अगले साल क्या पूछेगा, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 इन रिड्यूसिंग पॉलिटिकल करप्शन। तो अब आपको इम्पैक्ट पूछेगा, अगेन आपने अपने नोट्स में इम्पैक्ट लिखे थे क्या, नहीं लिखे थे, तो अब बेसिकली ये जब 2014 में ऐसा वाला क्वेश्चन आ गया तो अल्टीमेटली उसका नोट्स आप बना के रखो, इम्पैक्ट का आपका अलग से नोट जो बन जाएगा। तो आपको यूपीएससी के पीवाईक्यू कभी एनालाइज नहीं करने रहते, एनालाइज करके क्या करोगे। एंड अगर आपको एनालाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका चाहिए तो एआई का आप इस्तेमाल करो ना यार, सारे ही क्वेश्चन जो है आप बेसिकली फीड करो एआई को, एआई आपको प्रेडिक्शन भी दे देगा एंड आफ्टर काफ़ी अच्छा खासा एनालिसिस का चार्ट भी दे देगा, तो टेक्नोलॉजी का उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हो। वॉट यू नीड टू प्ले अपॉन इज द कंटेंट, ये कंटेंट आपको आपके लेवल पे जो है जमा करना पड़ेगा। आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर। ओके, यस, क्लियर। So backlogs get created because of the college and every planning goes in the wind। ये देखो होता रहेगा, बिकॉज क्यों, प्रॉब्लम क्या हो रहा है, प्रॉब्लम समझो ना। बैकलॉग का प्रॉब्लम है एम्बिशियस टारगेट, एम्बिशियस टारगेट बनाना ही बंद कर लो, सिंपल है, राइट। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सिंपल है। मैंने मेरा जो प्रिपरेशन चालू किया था इट वाज वे बैक इन 2008, एंड 2008 में आई वाज इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द डिग्री, मेरे कॉलेज के इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर था 2008। तो मैंने क्या सोचा कि भाई मैं एक महीना लगाऊंगा एंड एक महीना लगा के जो है मैं बेसिकली पूरा का पूरा हिस्ट्री कवर अप कर लूंगा, विच वॉज एन अचीवेबल टास्क। एंड ये अचीवेबल टास्क क्यों था, बिकॉज मुझे पता है कि एक महीने में अगर मुझे इतिहास कंप्लीट करना है, इतिहास मतलब एंशियंट हिस्ट्री, तो उसके लिए मुझे जो है बेयर मिनिमम कितना घंटा पढ़ना पड़ेगा, 6 आवर्स डेली बेसिस पे पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने बढ़िया सा एक शेड्यूल बना लिया। मैंने शेड्यूल में क्या किया, बेसिकली मेरा कॉलेज सुबह 8 बजे चालू होता था एंड 2 बजे तक मेरा कॉलेज चलता था। फिर मैंने सोचा 2 बजे फटाक से निकलूंगा कॉलेज से, कॉलेज से निकल के घर पे आते आते 3 PM हो जाएंगे। फिर 3 PM को जो है मैं खाना आना खा के 1-2 घंटा सोऊंगा, 5 बजे तक जो है बेसिकली सो के उठूंगा, एंड फिर 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक जो है बेसिकली मैं पढ़ूंगा। मजा आ गया। बट फिर ये होता नहीं है ना दोस्त, 8 बजे का उठाओ मैं, मतलब 8 बजे मैं कॉलेज जा रहा तो मैं उठाओ सुबह 6 बजे का। अब 6 बजे का मैं अगर सुबह उठाऊँ तो मैं थकूंगा भी ना उतना। तो जब मैं दोपहर को 3 बजे सोना चालू कर रहा हूँ तो मैं उठ रहा हूँ 6 बजे या फिर 7 बजे उठ रहा हूँ मैं। तो फिर ये पूरा का पूरा मेरा प्लानिंग जो है ये बेसिकली एम्बिशियस टारगेट की वजह से क्या हो गया, ये खत्म हो गया। तो आई शुड हैव बीन रैशनल इनफ टू एनालाइज कि भाई 6 आवर्स की जगह पे मैं डेली बेसिस में सिर्फ 3 आवर ही पढ़ सकता हूँ। एंड अगर मैं 3 घंटा पढ़ रहा हूँ तो रैदर देन 1 मंथ बेसिकली मैं यहाँ पे 2 महीने लगाऊंगा ना, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। एट द मोस्ट क्या होगा कि कुछ सब्जेक्ट जो मेरे छूटेंगे, बट फिर कहीं ना कहीं तो मेरा कॉलेज खत्म होगा। कॉलेज खत्म होने के बाद मेरे पास 1-2 साल का प्रिपरेशन का टाइम रहेगा, एंड वो 1-2 साल के प्रिपरेशन के टाइम पर मैं फिर बर्डन मेरे ऊपर कम रहेगा। तो यही वाली चीज़ अब आपको आपकी ज़िंदगी में इंप्लीमेंट करनी है, यू हैव टू बी रैशनल इनफ। रैशनलिटी से सोचोगे तो फिर चीज़ें जो इलेबोरेटली हैंडल हो ही जाएगी। आपने एम्बिशियस टारगेट जो बना के रखे उसको टोन डाउन करो आप, सिंपल। एंड thereafter just ask the question to yourself before making that particular target, is it achievable to you। एंड अगर वो अचीवेबल नहीं है तो नहीं करना है ना, सिंपल है, जो अचीवेबल है वो करते हैं। बिकॉज अभी अगर आप कॉलेज में हो तो ट्रस्ट में 1-2 साल जो है आपका प्रिपरेशन थोड़ा सा टोन डाउन लेवल पे ही चलेगा। कॉलेज खत्म होने के बाद 1 साल तो पढ़ोगे ना दोस्त, एंड वो 1 साल के पढ़ाई के टाइम पीरियड में फिर जो भी लैक्यूनाज है या फिर ड्रॉबैक्स है या फिर जो आपका जो ये है दैट इज बैकलॉग है वो कवर अप करने के लिए आपको टाइम मिलेगा। कैसे मिलेगा, बिकॉज ये स्लॉट आपका फ्री हो जा रहा है ना फिर, जो अभी कॉलेज के लिए वेस्ट हो रहा है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी, बैकलॉग अभी होगा एंड वो होने के पीछे का रीजन है एम्बिशियस टारगेट, तो उसको टोन डाउन करो एंड दिमाग में आइडिया हमेशा रखो कि रैदर देन कंप्लीटिंग एवरीथिंग विद इन नेक्स्ट 1 ईयर, आपके पास 4 साल है, 3 साल है, 2 साल है, तो डिस्ट्रीब्यूट करो अपने सब्जेक्ट को ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम। ओके, क्लियर, राइट। सर व्हाट अबाउट वर्किंग प्रोफेशनल, I work from 8 a.m. to 7 p.m. Sometime it goes up to the 10 p.m.
So I get around 3 hours max per day before my battery goes down, and I feel 3 hours actually not enough. How do I go about it? By enhancing the time, वही वाला पंगा है, राइट? अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो रैदर देन 1 ईयर आपको जो है बेसिकली 3 आवर्स की मेहनत करनी पड़ेगी, 3 इयर्स की, सॉरी, सिंपल। ये नहीं कोई कर सकता कि मैं वर्किंग आवर या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हूँ एंड 1 साल में पढ़ के जो है यूपीएससी क्रैक कर लूँ, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा। बिकॉज 1 साल में पढ़ने वाला बंदा जो है 10 घंटे के लिए पढ़ रहा है, आपके पास पढ़ने के लिए सिर्फ 3 घंटे हैं। तो यू डू द मैथ्स, इट इज़ एज सिंपल एज दैट कि 1 साल में अगर 10 घंटा पढ़ के यूपीएससी निकल सकती है तो आपके पास दिन के 3 ही घंटे, तो आपको 3 साल वो मेहनत जो है करते रहनी पड़ेगी। दो चॉइस है, हार्ड चॉइसेस आर देयर। एक तो जॉब छोड़ दो, जो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, दैट्स व्हाई यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन। तो आपको जो टाइम स्पैन बढ़ाना पड़ेगा, रैदर देन टारगेटिंग 2026 का अटेम्प्ट, टारगेट 2027 का अटेम्प्ट, 2 साल, एंड स्टार्ट फ्रॉम 2027 टू 2028। हैव दैट थिंग इन माइंड कि अगली एटलीस्ट 2 साल में मैं चीज़ें खत्म कर सकता हूँ ना, एंड स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। अब आपको जो मैंने बताया वही वाला अप्रोच जो है डेली बेसिस पे फॉलो करना है, एंड ये करते रहना है अगले 1 साल, 2 साल और 3 साल तक। ट्रस्ट मी, 2 साल से 3 साल के बाद जो है, मतलब राइट नाउ वी आर सिटिंग इन दी अगस्त 2025, अगस्त 2027 तक जो है आपका सारा सिलेबस कंप्लीट रहेगा। एंड अगस्त 2028 आते आते जो है व्हेन यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर द मेंस, तो बाय दैट पीरियड ऑफ द टाइम यू विल बी बेटर ऑफ। आपका जो सारा प्रिपरेशन रेडी है, एंड देयर आफ्टर बस अब आपको एग्जाम में जाके बैठना है, सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन ना होने के पीछे का रीज़न जो है ये स्ट्रेटेजी फॉलो ना करना। ना पीवाईक्यू हो रहा है, ना बेसिकली नोट मेकिंग हो रहा है, ना ही किसी तरीके के आप एमसीक्यू देख रहे हो या फिर बेसिकली मॉक देख रहे हो, तो ये अवॉइड करना है। एंड अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो एज आई टोल्ड यू कि आपको जो है बस बेसिकली टाइम बढ़ाना पड़ेगा। यू नीड टू बेसिकली प्रिपेयर रैदर देन 1 ईयर टू 2 to 3 years। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। ओके, परफेक्ट, गुड। आई एम नॉट रीडिंग न्यूज़ पेपर, कैन आई जस्ट रिलाई ऑन मंथली कंसोलिडेशन? दैट इज द मोस्ट प्लॉजिबल वे माई फ्रेंड। मैं खुद कभी न्यूज़पेपर ज़्यादा नहीं पढ़ता था, तो आप क्या कर सकते हो कि एक तो मंथली मैगजीन, मैं तो मंथली मैगजीन भी नहीं पढ़ता था टू बी ऑनेस्ट, मैं ईयरली मैगजीन के ऊपर फोकस करता था। तो अगर आप मंथली भी पढ़ रहे हो तो इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट? हम्म, क्लियर। हम्म, हाँ, हाँ, परफेक्ट, क्लियर, सिंपल। अरे एक 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 करके इतने सारे क्वेश्चन टाइप करोगे तो कैसे चलेगा? आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ द बैंडविड्थ माय गाइस। हाँ, आई एम फुल टाइम स्टूडेंट एंड स्टार्ट फ्रॉम टुडे, कैन आई टारगेट 2026? मुश्किल है बट यू कैन, सिंपल है। मैं ये तो नहीं बोल सकता असंभव है, बट आई विल टेल यू कि मुश्किल है। बिकॉज वॉट यू आर ट्राइंग टू टेल मी इज दैट कि 4 मंथ में जो है आपका वो नॉलेज आपके पास आएगा, उसके बाद आप ये सारी चीज़ें भी करोगे, एंड आफ्टर आप जो है प्रीलिम्स भी हैंडल करोगे। तो आई विल बी वेरी मच ऑनेस्ट विथ यू, थोड़ा सा मुश्किल है, बट ये टोटली डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत कर रहे हो। एज आई टोल्ड यू कि अगर 10 आवर्स डेली बेसिस के ऊपर आप पढ़ रहे हो, एंड ये नेक्स्ट 1 ईयर के लिए अगर आपने कंटिन्यू रखा है, देन यू कैन डू दैट। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, दैट ऑल्सो आई विल बी वेरी मच ऑनेस्ट। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है ना कि थ्रू आउट आवर लाइफ, योर एज माइट बी 20 ईयर्स या फिर 22 ईयर्स, आई टेक दैट कि आप बोल रहे हो कि अगले साल अटेम्प्ट करूंगा, तो आपका कॉलेज हो चुका है। अब पूरे 22 साल की जिंदगी में हमने कभी भी डेली बेसिस पे 3 घंटे से ज़्यादा की पढ़ाई की नहीं होती है। 3 घंटे से ज़्यादा हम लोग कहीं बैठते भी नहीं है, टू बी वेरी मच ऑनेस्ट। तो इट विल बी फुलिश ऑन आवर पार्ट टू थिंक कि भाई मैं कल से उठूंगा एंड आउट ऑफ नोवेयर 10 घंटा पढ़ना चालू करूंगा। ये मतलब वही वाली बात होगी कि कल मैं जिम में जाऊंगा एंड देयर आफ्टर पहले ही दिन जो 50 किलो का डंबल मारूंगा। मार लोगे, मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 50 किलो का डंबल मारने के बाद दूसरे दिन हाथ की क्या हालत होगी मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। वही चीज़ यूपीएससी में भी होती है, बच्चा जोश जोश में आता है, पहले दिन 10 घंटा पढ़ेगा, दूसरे दिन 10 घंटा पढ़ेगा, तीसरे दिन 10 घंटा पढ़ेगा, चौथे दिन जो है हवा गुल हो जाती है, पांचवें दिन आते आते जो है फिर एंग्जाइटी आएगी, एंड देयर आफ्टर छठे दिन आते आते जो डिप्रेशन आता है। योर ब्रेन इज नॉट एट ऑल ट्रेन फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। तो वो ट्रेनिंग के लिए आपको कम से कम 1 डेढ़ 2 महीना जाता है। आइडियली तो आप यहाँ से चालू करोगे, धीरे धीरे वो 4 घंटे पे आपको बढ़ाना पड़ेगा, फिर 5 घंटे के ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके फिर 7 आवर्स एंड 10 आवर्स की पढ़ाई होगी। तो ये बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। तो ये चीज़ जो हमेशा दिमाग में रखनी है कि बोलने के लिए हम मुंह खोल के बोल भी दोगे, और मैंने भी किया था ना ये चीज़ एक ज़माने में। जिंदगी में कभी पढ़े नहीं हम लोग, एंड ना पढ़ने के बाद डायरेक्टली यूपीएससी में आने के बाद ये सपने देख लेते हैं कि 10 घंटा पढ़ लेंगे। कैसे पढ़ोगे दोस्त, ब्रेन को वो बेसिकली आदत ही नहीं है ना। जिम का एग्जांपल इसलिए मैंने आपको दिया, पहले ही दिन जिम में जाके 50 किलो का डंबल मारोगे क्या? यस मारोगे, ट्रस्ट में। याद जाओ जिम में एंड आफ्टर 50 किलो का डंबल उठाने की कोशिश करो, डेफिनेटली 5 या 6 रिपीटेशन जो मार दोगे।
बट उसके बाद एक महीना जो हाथ पेन करेगा ना, जिंदगी में वापस से कभी जिम जाने का नाम नहीं लोगे। तो वही एंग्जाइटी डिप्रेशन फिर यूपीएससी में आता है। तो दैट्स आई टोल्ड यू, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। तो अगर आप कर पा रहे हो अच्छे खासे तरीके से इफेक्टिवली जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई वो इम्प्लीमेंट करके, देन यू कैन डू दैट। अदरवाइज इट इज आइडियल टू बी रैशनल एंड टारगेट 2027। ओके। ओके, क्लियर, परफेक्ट, गुड। कैन इकोनॉमिक्स बी क्लियर्ड इन 1.5 मंथ्स फॉर द मीन्स? आप ही देखो ना, अब आपको क्या करना, आपको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी है, सिंपल है, राइट? यू बेसिकली फॉरगेट अबाउट ईच एंड एवरी सीरीज। आप यहाँ से चालू करो, सिंपल है। आप जो है बेसिकली डायरेक्टली सिलेबस खोलो एंड देयर आफ्टर हर एक पर्टिकुलर इशू जो आपको यहाँ पे दिया गया, ये पर्टिकुलर इशू जो है सिलेबस में डालो एंड सिलेबस में डाल के इसके नोट बनाओ। एक दिन आपने नोट मेकिंग के लिए दे दिया, दूसरा दिन पीवाईक्यू के लिए दे दिया, तीसरा दिन मॉक के लिए दे दिया, एंड देन यू विल रियलाइज वेदर इट इज़ हैपनिंग एट योर लेवल और नॉट। सिंपल है। एट द एंड ऑफ द डे हम लोग इकोनॉमिक्स जब पढ़ते हैं तो वो फाउंडेशन से पढ़ते हैं, राइट? मतलब एकदम ही बेसिक से चालू किया जाता है। बट वो बेसिक नॉलेज के ऊपर आपको ये चीज़ें तो करनी ही करनी है ना, तो इसके ऊपर आप फोकस रखो। तो 1.5 मंथ इज मोर देन सफिशियंट। मतलब आपके पास 45 डेज है। डेली बेसिस के ऊपर जो इकोनॉमिक्स का एक वीडियो देखो, वो पर्टिकुलर वीडियो का टॉपिक होता है। वो टॉपिक जो है तो बजटिंग से रिलेटेड होगा, इंक्लूसिव ग्रोथ से रिलेटेड होगा, या फिर प्लानिंग से रिलेटेड होगा। तो वो आइडेंटिफाई करो एंड आइडेंटिफाई करके अल्टीमेटली नोट मेकिंग, पीवाईक्यू एंड आफ्टर मॉक, आसानी से आपका जो है 1.5 मंथ्स में पूरा इकोनॉमिक्स कवर अप हो जाएगा। नहीं हुआ तो व्हाट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो? 80% कवर होगा। नहीं हुआ, व्हाट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो? 70% कवर अप होगा। बट होगा ना, एटलीस्ट 60 to 70% तो यू कैन टारगेट। 100% नहीं हो रहा तो ठीक है, इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। एंड चीज़ें छूटेगी यार। आप यूपीएससी में पिछले 1-2 महीना तो बेयर मिनिमम हो। कैन यू टेल मी कॉन्फिडेंटली कि आपका कोई भी सब्जेक्ट यूपीएससी में जो है पूरी तरीके से हुआ है? या फिर कैन यू शो मी इवन अ वन सिंगल पर्सन जो मीन्स दे रहा है अभी के टाइम पे में, हु इज कॉन्फिडेंट इनफ कि डिस्पाइट स्टडिंग फॉर पास्ट 5, 6, 7 ईयर दे आर एबल टू क्लियर द एंटायर सिलेबस ऑफ द यूपीएससी? वो नहीं होने वाला, इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। एंड दैट्स 50 to 70% का टारगेट लेके चलो। अगर आप उतना भी करते हो दैट इज मोर देन सफिशियंट। टॉपर ही आपका 45-50% पे आ रहा है, तो उतना ही आपको पढ़ना भी रहता है। तो ये हमेशा दिमाग में डालोगे, एटीट्यूड इज मोर इम्पॉर्टेंट इन दिस एग्जामिनेशन। ओके। हाँ, ठीक है। सर, आई हैव joined कोचिंग इन जून। द प्रॉब्लम इज दैट दे मेक schedule in such way that all subject like economy, polity, history, science and technology is going simultaneously. History optional, so is getting hard to put focus on everything। नहीं होगा वो, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। यही इसीलिए मैंने आपको बताया ना, द मोमेंट यू आर सेइंग इट इज़ हार्ड, तो वो हार्ड है, इसीलिए तो आप हार्ड है बोल रहे हो ना। जब आपने कोचिंग ज्वाइन की, तो कोचिंग ज्वाइन करने के टाइम पर में आपको हार्ड नहीं लगा था ना, इसलिए आपने ज्वाइन की। यू आर अवेयर ऑफ ऑल दिस पर्टिकुलर फैक्टर बट इट कांट गेट एग्जीक्यूटेड। एंड दैट्स वाई साइलोज में पढ़ो। साइलोज में जो आप पढ़ोगे तभी जाके आपको जो है फायदा होगा। यू फोकस वन पर्टिकुलर मंथ, 40 days फॉर द ऑप्शनल, एंड देयर आफ्टर यू फोकस वन पर्टिकुलर मंथ फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। प्रॉब्लम क्या होगा कि अभी से लेके अगर आप ये बोल रहे हो जिस तरीके से आपने बोला है, तो 3 घंटे का एक जीएस का लेक्चर, 3 घंटे का एक ऑप्शनल का लेक्चर, 6 घंटा इधर ही चला गया। एंड एज आई टोल्ड यू, अभी मैंने आपको क्या बताया कि आप जो है बेसिकली कभी जिंदगी में 3 घंटे से ज़्यादा पढ़े नहीं हो, तो 6 घंटा तो आप लेक्चर ही देख रहे हो। पहले तो दिमाग वहीं पे खराब हो जाता है। बहुत सारे बच्चों को तो मैंने देखा है कि माइग्रेन, हेडेक एंड आफ्टर आईज रिलेटेड इशू भी इसके वजह से चालू हो जाते हैं, बिकॉज यू आर नॉट हैबिचुअल टू इट ना। 6 घंटे का, हम टीवी भी नहीं देखते कभी जिंदगी में। तो 6 घंटा जब आपने चीज़ें चालू कर ली तो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो जाते हैं, एंड आफ्टर फिर दिमाग खराब होना चालू होता है। एंड इसके ऊपर इफ यू आर टेलिंग मी कि मैं 4 घंटा लगा के पढ़ूंगा, भी 2 घंटा तो पढ़ना पड़ेगा ना हर एक पर्टिकुलर टॉपिक का। 2 घंटा जीएस को लगाया, 2 घंटा ऑप्शनल को लगाया, 10 hours ऑन अ डेली बेसिस। ये टास्क आप जिंदगी में तभी कर सकते हो जब आपने 3 घंटे से शुरुआत करके रखी है। वो कम से कम 1.5 से 2 महीना खाता है आपका 3 घंटे से लेके 10 घंटे तक पढ़ाई बढ़ाने के लिए। अदरवाइज एज आई टोल्ड यू कि ये परेशानी जो है, ये परेशानी है। फिर धीरे धीरे जो फोमो फैक्टर डेवलप्ड होता है कि बेसिकली चीज़ें संभाली नहीं जा रही है, एंड फोमो से ही एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन आएगा। सो ये बेसिकली स्टॉप इट। आई होप आपने जब कोचिंग ली है तो उसके रिकॉर्डेड लेक्चर का एक्सेस आपने लेके रखा होगा। तो रिकॉर्डेड लेक्चर का जो आपके पास एक्सेस होता है तो उससे आप लेटर ऑन वो चीज़ें हैंडल करोगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ योर ऑप्शनल। पहले ऑप्शनल के ऊपर फोकस करो, एंड सिंस योर्स इज अ हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में अल्टीमेटली मैंने जैसे आपको बताया वो स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। आप 20-20 डेज के जो स्लॉट ही बनाओ।
एंड 20 डेज में जो ट्राई टू कवर अप वन पर्टिकुलर सेक्शन, 20 डेज में ट्राई टू कवर अप द रेस्ट ऑफ द सेक्शन। नहीं होता है, फॉरगेट इट। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में 2-2 घंटा जो एक्स्ट्रा ऑप्शनल के लिए निकालोगे, एंड देन आफ्टर 5 to 6 मंथ जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आपको क्या करना है, सिर्फ जीएस के ऊपर फोकस करना है, नॉट मोर देन दैट। दैट इज द मोस्ट वायबल चांस दैट यू आर हैविंग। यही चीज़ मैंने आपको इसके लिए तो समझा के रखी थी ना, यू नीड टू अंडरस्टैंड द लिमिटेशन। ये आपके साथ नहीं तो सबके साथ होता है, मेरे साथ हो चुकी है सारी चीज़ें, दैट वाई आई एम एबल टू आइडेंटिफाई इट ना, कि यहाँ से अल्टीमेटली आप यहाँ पे डायरेक्ट एक दिन में शिफ्ट करोगे तो फिर प्रॉब्लम होने हैं, दिक्कत होनी है, तो डोंट डू दैट। साइलोज में पढ़ो, प्रिपरेशन करने में मज़ा भी आएगा, एंड चीज़ें धीरे धीरे जब कंप्लीट होती है तो और ज़्यादा इफेक्टिवली होगी। यूपीएससी में एक हमेशा पुरानी कहावत है ना, बूंद बूंद से समुंदर बनता है। तो डेली बेसिस पे आपका जो एफर्ट है वो 2 साल में एक्यूमुलेट होकर आपको रिजल्ट देगा। बट डेली बेसिस पे एफर्ट नहीं हो रहा है, डेली बेसिस में बस एंग्जाइटी डिप्रेशन चल रहा है, तो एफर्ट है ही नहीं ना, तो 2 साल में भी एंग्जाइटी डिप्रेशन ही होगा, वो सोल्यूशन नहीं है। दिस इज द सोल्यूशन, आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। ओके, यस, क्लियर। आंसर राइटिंग अभी करे या बाद में? बाद में सिंपल है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मैं मेरा ही एग्जांपल आपको देता हूँ, राइट। कि मतलब मेरा जीएस में जो है टॉप मोस्ट स्कोर जो है 410 का, एंड देयर आफ्टर ऑप्शनल में तो एज यू नो कि 303, एंड देयर आफ्टर 297 भी मैंने किया। मैं बस प्री एंड देयर आफ्टर मेंस के बीच में ही हमेशा जो आंसर राइटिंग किया करता था। प्रीलिम्स एंड मेंस के बीच में आंसर राइटिंग करने के पीछे का रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये प्रॉब्लम जो मैंने मेरे साथ ही आइडेंटिफाई किए थे कि इनिशियल लेवल पे मैं क्या करता था, एक टॉपिक खत्म हो गया मेरा, राइट। से फॉर एग्जांपल इतिहास का ही मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ लिया, एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ने के बाद जब मैंने फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या कर लिया, अब इसके जो है पीवाई क्यू निकाले, एंड पीवाई क्यू के जो आंसर मैंने लिखने चालू किया। बट ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम आई रियलाइज कि आंसर में गड़बड़ हो रही है। सबसे पहले हो क्या रहा है कि आई हैव दैट एटीट्यूड कि अगर मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन कवर किया मुझे उसमें से सब कुछ आना चाहिए, जो आता है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, जब मैं इसके आंसर लिख रहा हूँ तो आई एम नॉट एबल टू क्रिएट द लिंकेजेस, जो यूपीएससी के आंसर राइटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एम आई एबल टू लिंक इट विद द से फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन रेवोल्यूशन? नो। एम आई एबल टू लिंक इट विद से फॉर एग्जाम्पल इंडियन प्रीएम्बल, बिकॉज इंडिया के प्रीएम्बल के ऊपर भी तो इसका इम्पैक्ट है ना। एंड एम आई एबल टू लिंक इट विद द इम्पैक्ट ऑन द यूरोप, या फिर इसका जो इम्पैक्ट यू कैन से दैट जो ब्रिटेन के ऊपर पड़ा? नो। एंड आफ्टर जैसे यूपीएससी ने आज ही सवाल पूछ के रखा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड को बताओ, कि आज के टाइम पीरियड में फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे रिलीवेंट है, बताओ। ये लिंकेजेस है। ये लिंकेजेस कब आएंगे आपके पास, जब आपने ओवरऑल सारा यूपीएससी पढ़ा हुआ है। तो दैट इज व्हाट आई रियलाइज कि इनिशियल लेवल पे मैंने आंसर राइटिंग कर ली, बट आंसर कभी भी मजा ही नहीं आ रहा है। 1 महीना ट्राई किया, 2 महीना ट्राई किया, 3 महीना ट्राई किया, वो मजा नहीं आ रहा है। बट सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि मैं ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम एक जोन में चला गया कि डेली बेसिस में बस एक ही आंसर लिख रहा हूँ, सिंपल है। या फिर डेली बेसिस पे मैंने 2 आंसर लिख लिए। एक एंड 2 आंसर लिखने की वजह से जो मेरी बुद्धि वो 1-2 आंसर के आगे जा ही नहीं रही है। जैसे वो वही वाली बात हो गई कि सचिन तेंदुलकर जो है, ये बेसिकली नेट में जो 1 ओवर की प्रैक्टिस कर रहा है, 2 ओवर की प्रैक्टिस कर रहा है, एंड आफ्टर शोएब अख्तर या फिर ब्रेटली के सामने जो टेस्ट मैच खेलने के लिए उतर रहा है, वो पॉसिबल ही नहीं है ना। आपका यूपीएससी का एग्जाम जो ये 3 घंटे का होता है, एंड 3 आवर्स में जो आपको बेयर मिनिमम 20 क्वेश्चन जो कवर अप करने पड़ते हैं। अगर आप ऑप्शनल में जाओगे तो 19 क्वेश्चन का रेशियो होता है, बट जीएस में 20 क्वेश्चन का रेशियो है। तो इसके वजह से जो है जब आप डेली आंसर राइटिंग से जब फुल फ्लेज आंसर राइटिंग पे आते हो, वो फर्दर बखेड़ा खड़ा करता है जिंदगी में। कि मैंने जिंदगी में हाथ को आदत लगा के रखी है, 1 आंसर 2 आंसर, एंड वो भी टाइम में कभी होता नहीं है। आई एम क्वाइट श्योर ये भी प्रॉब्लम आप में से बहुत सारे लोगों को हुआ ही रहेगा। बट 1 साल बाद, 2 साल बाद, या फिर 3 साल बाद वो ट्रांजिशन करना है आपको, एंड वो ट्रांजिशन इतना पेनफुल होता है फिर कि वो होता ही नहीं है आपसे, बिकॉज आपकी पूरी जिंदगी वो 1 या 2 आंसर में अटक के रह गई है, एंड आपने बुरी आदत लगाई है आपको, इट्स अ हैबिट। एंड ये पर्टिकुलर हैबिट जो कभी ब्रेक डाउन आपकी होने वाली नहीं है। तो जब आप डेली आंसर राइटिंग कर रहे हो तो उसमें जो है सबसे पहले जब आपको क्या हो रहा है, पहले तो बेसिकली रिकलेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा है, चीज़ें याद नहीं आ रही है। देर आफ्टर फिर दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि टाइम में वो चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पा रही है, टाइम का जो है बहुत बड़ा मसला हो जाता है। तीसरा जो है लिंकेजेस बना नहीं पा रहे हो, एंड फिर इसके वजह से अगेन वही वाला पंगा है कि हफ्ता 2 हफ्ता 10 दिन 15 20 30 दिन 40 दिन के बाद जो एक फोमो, एंड फोमो के बाद जो है फिर एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। तो करनी क्यों है ना चीज़ें। तो व्हाट आई डिसाइडेड इज दैट कि ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन कि मैं भाई एटलीस्ट 8 महीना जो है आंसर राइटिंग करूंगा ही नहीं जिंदगी में, दैट्स इट।
आंसर राइटिंग करके ये खाली पीली का बखेड़ा क्यों सर के ऊपर लेना है? तो 8 महीना फोकस करते ना नोट मेकिंग के ऊपर। एंड जब मैं आंसर राइटिंग नहीं कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं ना मैंने क्वेश्चन नहीं देखे, डेली बेसिस पे मैं पीवाईक्यू देख रहा हूँ। मैं पीवाईक्यू के आंसर नहीं लिख रहा हूँ, मैं पीवाईक्यू से क्या कर रहा हूँ, नोट मेकिंग कर रहा हूँ। एंड एज आई टोल्ड यू नोट मेकिंग मैं कैसे कर रहा हूँ, तो एक एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे के रखा हुआ था, राइट, कि एनालाइज द सैलियंट फीचर ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट। तो मैंने बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया कि एनालाइज द सैलियंट फीचर ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट। तो फटाक से मैंने यहाँ पे लिख लिया कि फीचर्स क्या है। एंड ये फीचर्स के जो अल्टीमेटली मैंने जो है 8-10 पॉइंटर जो निकाल के रखे, ये देख के निकाले मैंने दिमाग से लिखे नहीं। तो मैंने जो बेसिकली 8-10 पॉइंटर जो है इसमें से अल्टीमेटली निकाल के रख दिए। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन देखा कि हाईलाइट द इम्पैक्ट ऑफ द, यू कैन से दैट कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट इन रिडक्शन ऑफ द पॉलिटिकल करप्शन इन इंडिया। तो अल्टीमेटली फिर पहले तो मैं लिखूंगा कि भाई पॉलिटिकल करप्शन क्या होता है, मुझे वही नहीं पता है ना। तो मैंने पॉलिटिकल करप्शन का कुल डाटा निकाल दिया। ठीक है भाई, मेरे पास जो है हजारों डाटा पड़े कि भाई पार्लियामेंट का डाटा क्या है, देर आफ्टर फिर पीएसआर लेजिस्लेचर का जो है ये बेसिकली डाटा क्या है। एंड देर आफ्टर फिर कोई मैं अगर इसकी डेफिनेशन वगैरह जमा कर पाऊँ तो मैंने लिख ली। एंड देर आफ्टर फिर इम्पैक्ट क्या है कि भाई ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट इन रिडक्शन ऑफ द पॉलिटिकल करप्शन क्या रहा। तो इसके से फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है अपने नोट में जो है क्या कर लिया, 7-8 पॉइंटर जो है जमा कर लिए। एंड फिर मैं एक और डायमेंशन इसका जनरेट करूँ कि कोई जनरल इम्पैक्ट भी तो रहेगा ना। अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल करप्शन अलग अलग चीज़ों को जो है आरपीए टैकल कर रहा है, तो जनरल इम्पैक्ट इसके क्या है। मैंने इसके भी जो अल्टीमेटली नोट मेकिंग जो है पॉइंट वाइज फॉर्मेट में कर ली। तो मैं क्वेश्चन आंसर को मिस आउट नहीं कर रहा हूँ, इट्स जस्ट दैट कि मैं आंसर नहीं लिख रहा हूँ, रादर देन राइटिंग द आंसर मैं नोट्स लिख रहा हूँ। एंड ये नोट्स का बार बार रिवीजन होता रहता है। ये नोट्स का जब रिवीजन होगा तो मेरा वो टॉपिक कंप्लीट, टॉपिक के जो अलग अलग डायमेंशन है वो कंप्लीट, देयर आफ्टर मेरे पॉइंटर्स भी इसके जो अल्टीमेटली कंप्लीट हो गए, विच इज ऑलवेज बेटर टू डू रादर देन राइटिंग द आंसर। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। ओके, यस, एनीथिंग गाइस अपार्ट फ्रॉम दैट? ठीक है। वन टाइम टेक हाउ मेनी सब्जेक्ट टू स्टडी, इन माई ओपिनियन नॉट मोर देन 2। सिंपल है, राइट, कि एक ही टाइम पे 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं होने चाहिए। एंड उसमें भी लिमिट नॉट मोर देन 3 to 4 आवर्स ऑन अ डेली बेसिस, मतलब 3 से 4 घंटा एक सब्जेक्ट, 3 से 4 घंटा ऑन दी अदर सब्जेक्ट। मेरे प्रिपरेशन के टाइम पीरियड में तो मैं एक ही सब्जेक्ट लेके चलता था, 7-8 घंटा ही पढ़ूंगा बट एक ही सब्जेक्ट पढ़ूंगा, एंड कम से कम 15-20-25 दिनों में पढ़ूंगा। तो वो आपका चॉइस है, आपको एक करना तो भी फाइन है, 2 करना तो भी फाइन है, बट 2 से ज़्यादा नहीं जाओगे, वो गड़बड़ वाली बात हो जाएगी। ठीक है, देर आफ्टर फिर हाउ मच हिडन पर्क्स ऑफ गेटिंग ये आपके बेसिकली सिलेक्ट होने के बाद आपको पता चलेगा। ठीक है, हाँ, या सीसैट के लिए कोचिंग ज्वाइन कर लो, टू बी वेरी मच ऑनेस्ट, राइट। सीसैट जो है कोचिंग वाला मैटर है। अब मुझे कभी सीसैट में दिक्कत नहीं गई बिकॉज आई एम माई सेल्फ एमबीए होल्डर पर्सन, तो मेरा कैट लेवल का प्रिपरेशन पहले ही हो चुका है। बट इट इज़ माई हम्बल ओपिनियन कि सीसैट जो है बेसिकली आपको इसके लिए कोई ना कोई तो एक कोचिंग करनी पड़ेगी। सिंपल, ये सारा का सारा जो है अंडरस्टैंडिंग वाला मसला है। मैथमेटिक्स या फिर लॉजिकल रीजनिंग कौन सी ऐसे सब्जेक्ट है जो आप अपने लेवल पे कभी सॉर्ट आउट नहीं करोगे, तो इसके लिए कोई ना कोई तो कोचिंग वाला जो है मॉडल देख लो। हज़ारों मॉड्यूल पड़े हुए हैं, हर एक पर्टिकुलर प्रोफेसर के जो है फ्री लेक्चर यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, ट्राई देम। 3-4 ट्राई कर लो एंड आफ्टर एक पर्टिकुलर मॉडल जो है ज्वाइन कर लो, एंड अभी कर लेना, ये दिन का अगर 1-2 घंटा आप उसके लिए निकाल पाओ तो दैट विल बी बेटर फॉर यू। बट ये कोचिंग वाला मामला, बिकॉज इट इज़ रियली डिफिकल्ट टू गेट दैट 66 मार्क्स राइट ना। हमारे टाइम पीरियड में चीज़ें अलग थी, हमारे टाइम पीरियड में ही ऐसे ही यूपीएससी दे देता था, बट आज के टाइम पीरियड में बहुत ही डिफिकल्ट हो चुका है ये। तो ये अपने लेवल पे पहले हैंडल ही नहीं करना है, कोई ना कोई तो एक कोचिंग कर लो, एंड एक कोचिंग करने के बाद जो है फिर मैक्सिमम 5 to 7 ईयर जो है पीवाई के उसको सॉल्व कर लो, दैट विल टेक केयर ऑफ योर एंटायर, यू कैन से दैट कि दिस वन दैट इज सी सेट, राइट। हाँ, मिनिमम 66 मार्क्स, दैट इज वॉट आई टोल्ड, राइट। Sir, I am 32 years right now, but have OBC certificate. My educational background is chemical engineering. I am teaching for NEET JEE. Okay. Can I start preparing for UPSC with 3 attempts? I am fresher for UPSC preparation. Is it possible to crack UPSC? Yes, yes, it is absolutely possible. कि मतलब ये जो है एकदम ही सिंपल चीज़ है कि यूपीएससी जो है उसका कोई एज का क्राइटेरिया नहीं होता है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, यूपीएससी का खुद का रिपोर्ट है, लास्ट रिपोर्ट यूपीएससी ने 2021 में जो रिलीज किया था उसमें यूपीएससी ने कह के रखा हुआ है कि जो मैक्सिमम बेसिकली कैंडिडेट जो है वो 4th अटेम्प्ट में जो है पास हो रहा है। एंड दर आफ्टर जो ऑन एन एवरेज एज ऑफ सिलेक्शन जो है दैट इज बेसिकली इन बिटवीन 28 से लेके 30 ईयर्स ऑफ एज।
ये एवरेज है, यानी अगर ये एवरेज है तो मतलब बेसिकली देयर आर कैंडिडेट्स हु आर गेटिंग सिलेक्टेड एट द एज ऑफ 32 से लेके 35। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट जो आपको मिलेंगे जो 32 से लेके 35 के एज में जो सिलेक्ट हो रहे हैं। तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द यूपीएससी। एज इज़ नॉट अ क्राइटेरिया, वो कांग्रेस के ज़माने में होता था, वो ज़माना अलग था, अब का ज़माना अलग है। अब एज नहीं देखा जा रहा, अब टैलेंट देखा जा रहा है। तो इफ़ यू आर एबल टू प्रिपेयर इट इन अ वेल एफिशिएंट मैनर, जैसे मैंने बता के रखा, तो आपका यूपीएससी आसानी से निकलेगा, उसमें आपको कोई दिक्कत जाएगी नहीं। एंड आपका सेकंड इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है दैट हाउ टू चूज ऑप्शनल, राइट। ऑप्शनल को चूज करने का जो तरीका है, देयर इज अ 3 स्टेज प्रोसेस, पकड़ के चलो। देयर इज स्टेज 1, देयर आफ्टर स्टेज 2 एंड देयर आफ्टर स्टेज 3। सबसे पहले दिमाग में 2-3 ऑप्शनल तो होते ही होते हैं, सिंपल है। से फॉर एग्जांपल आपके दिमाग में जो है 2-3 ऑप्शनल है, से फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजी इज देयर, या फिर बेसिकली पीएसआईआर इज देयर, या फिर बेसिकली जियोग्राफी इज देयर, या फिर इवन हिस्ट्री कैन बी देयर, या फिर यू कैन से दैट कि एंथ्रो कैन बी देयर। सिंस आपका केमिकल इंजीनियरिंग है तो आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक्स में जो है दिक्कत नहीं जाएगी। या फिर ये भी हो सकता है कि केमिकल इंजीनियरिंग मतलब केमिकल इंजीनियरिंग का भी ऑप्शनल आपका है, तो उसी में से मैं कुछ कर लूँ। सबसे पहले जो सिलेबस देखना है, राइट। सिलेबस हैज़ टू बी कंफर्टेबल वन। ऑप्शनल सिलेक्शन जो है ये मैंने बहुत जगह पे बच्चों से देख के रखा है कि वो इमोशनल डिसीजन बच्चों का होता है, कभी रैशनल नहीं होता। इमोशनल डिसीजन इन द सेंस दैट की फैकल्टी पसंद आ गई, या फिर सब्जेक्ट मैंने ऊपर ऊपर से पढ़ा, मजा आ गया, अब यही सब्जेक्ट में मैं ऑप्शनल करूंगा, ऐसा नहीं होता है। ये इमोशनल डिसीजन मेकिंग होगा, यानी इमोशनल डिसीजन जो है आपको यूपीएससी में ले डूबेगी, बिकॉज यू डोंट हैव होल्ड ओवर दैट ऑप्शनल ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस देखना है। सिलेबस पढ़ो, रीड करो एक बार सिलेबस, एंड पढ़ने में ही अगर दिक्कत जा रही है दैट इज नॉट एन ऑप्शनल फॉर यू। बट अगर रीड करने के बाद आपको एक कंफर्ट आ रहा है कि ठीक है ये सिलेबस जो है मैं मेरे लेवल पे हैंडल कर सकता हूँ, तो कंफर्ट जो है दैट हैज़ टू बी द फर्स्ट क्राइटेरिया। चलो सिलेबस आपने देख लिया, तो सिलेबस देखने के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो आपका रहेगा, दैट पर्टिकुलर स्टेप जो है दैट विल बी बेसिकली पॉइंट। आप सिलेबस का कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट उठाओ, जैसे फॉर एग्जांपल आपने पीएसआईआर पढ़ लिया, आपको पता चला कि चलो पीएसआईआर में जो है बेसिकली कार्ल मार्क्स है, राइट। या फिर से फॉर एग्जांपल आपने जो है सोशियोलॉजी पकड़ लिया, आपके पास डर्कहाइम है, राइट। एंड देयर आफ्टर से फॉर एग्जांपल आपने हिस्ट्री पकड़ लिया एंड आपके पास आचार्य चाणक्य है। तो ऐसे पॉइंटर्स है आपके बेसिकली सिलेबस में, आपको ये पसंद आ गया तो आप जो है क्या करोगे, नॉट मोर देन 5 डेज, 5 दिन की आप एक्सरसाइज करोगे। सिंपल है, डेली बेसिस पे 2 घंटे का जो है टाइमर लगा के बैठो एंड पिकअप दैट पर्टिकुलर पॉइंट। से फॉर एग्जांपल 2 घंटा जो है लगा के मैंने जो है कार्ल मार्क्स आज पढ़ा, वापस से कल 2 घंटा लगा के जो है मैं बेसिकली कार्ल मार्क्स ही पढ़ूंगा, वापस से परसों के दिन भी 2 घंटा लगा के जो है मैं कार्ल मार्क्स ही पढ़ूंगा। कार्ल मार्क्स है ही उतना बड़ा, उतना टाइम तो आपको ऑटोमेटिकली लग जाएगा। बट कंटिन्यूअसली 5 डेज सेम टॉपिक जब आप देख रहे हो, जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया, वेदर यू आर एबल टू रीड इट फॉर 5 कंटिन्यूअस डे, अगर 5 दिन आप वो टॉपिक नहीं पढ़ पा रहे हो तो फिर आप पूरे 2 साल या फिर 1 साल क्या पढ़ोगे वो टॉपिक, यू कैंट हैंडल इट। एंड ये तो ही आपने सबसे आपका जो पसंदीदा टॉपिक है वो सिलेक्ट किया, वही आपसे पढ़ा नहीं जा रहा, देन दैट इज नॉट एन ऑप्शनल फॉर यू। एंड फिर चलो आपने पढ़ लिया, आपको कार्ल मार्क्स भी पसंद आ गया, डर्कहाइम भी पसंद आ गया, या फिर बेसिकली चाणक्य पसंद आ गया, तो पसंद आने के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेज जो होगा दैट विल बी पीवाईक्यू। वो पर्टिकुलर टॉपिक के जो है बेर मिनिमम 3 से 4 पीवाईक्यू जो सॉल्व करके देखो, बिकॉज द नॉलेज दैट यू आर गेनिंग वेदर यू आर एबल टू अप्लाई इट ऑन द पेपर और नॉट, ये भी तो देखना इंपॉर्टेंट है ना। टॉप नॉच आंसर तो लिखे नहीं जाएंगे, बट एटलीस्ट वो कंफर्ट तो चेक कर सकते हो ना, आपकी जो नॉलेज आपने गेन करके रखा है, आर यू एबल टू इम्प्लीमेंट इट ऑन द पेपर और नॉट। अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है तो यू कैन बेसिकली इन अ catch-22 सिचुएशन, हो सकता है कि अभी के लिए प्रैक्टिस नहीं है तो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, बट दैट विल गिव यू सफिशेंट आइडिया कि जो ऑप्शनल आप लेना चाह रहे हो वो आपके लिए है या नहीं है। तो आपको जो ये बेसिकली 3 स्टेजेस जो फॉलो करना है, एंड 3 स्टेजेस फॉलो करके जो ऑप्शनल आपको पसंद है वो ले लेना। मेरा एग्जाम्पल देता हूँ, 2012 में माई फर्स्ट अटेम्प्ट वॉज दैट, एंड उस जमाने में 2 ऑप्शनल हुआ करते थे, तो मेरा एक ऑप्शनल पीएसआईआर था एंड आफ्टर दूसरा ऑप्शनल जो बेसिकली हिस्ट्री था। एंड 2012 में भी मैंने मेंस दे के रखी हुई थी, तो उस जमाने में 600 मार्क के जो है बेसिकली ऑप्शनल हुआ करते थे। तो पीएसआईआर में आउट ऑफ 600 आई हैड गॉट 340 अप्रॉक्सीमेटली, एंड आफ्टर हिस्ट्री में जो है आउट ऑफ 600 जो है मुझे एक 298 का कुछ स्कोर आया हुआ था। तो 2012 में तो बेसिकली ये चीज़ें अलग हुआ करती थी, थोड़ा सा उस जमाने में आंसर राइटिंग वगैरह बहुत ही अलग हुआ करता था। बट देन 2013 में यूपीएससी ने अपना जो है सिलेबस चेंज किया, एंड सिलेबस चेंज करने के लिए अगेन आई वाज इन द catch-22 सिचुएशन। मुझे तो दोनों सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड ये दोनों सब्जेक्ट कोरोबरेशन है ना एक दूसरे का,
इतिहास is having absolutely zero sense without the political theories, and political theories are having zero sense without the history in it. तो अब मुझे कौन सा ऑप्शनल सिलेक्ट करना चाहिए? सभी ने मुझे वही बता के रखा था, पीएसआर जाओ, पीएसआर चलने वाला ऑप्शनल है, एंड पीएसआर में जो बेसिकली मार्क्स भी अच्छे हैं आपको, तो यू कैन बेसिकली गो फॉर दैट. बट देन समवेयर डाउन द लाइन इन माई माइंड आई हैड दैट आइडिया कि दिस वॉज द सैचुरेशन लिमिट ऑफ द पीएसआर, मैं इसके ऊपर जा ही नहीं पाऊंगा. हिस्ट्री में भले ही मुझे मार्क्स कम है, बट वो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कम आ गए, तो आई कैन एक्सेल इन द हिस्ट्री इन अ बेटर मैनर. तो मैंने बेसिकली पीएसआर को ड्रॉप कर लिया एंड हिस्ट्री चूज कर लिया. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम हिस्ट्री हैज़ गिवन मी द रिजल्ट 297 एंड देयर आफ्टर 300 मार्क्स जो है मुझे हिस्ट्री में आए हुए हैं. तो ये आपका पर्सनल चॉइस है. कल आपको लग रहा है मैथमेटिक्स लेना चाहिए, या फिर कल आपको लग रहा है कि जूलॉजी या फिर बॉटनी लेना चाहिए, ले लो. उसमें भी आपको जो है 300 प्लस मार्क्स वाले बच्चे दिखाई देंगे. अल्टीमेटली आपका इंटरेस्ट मैटर करता है. अगर इंटरेस्ट है वो ऑप्शनल में, तो आपको मार्क्स आने वाले हैं. जस्ट बिकॉज मार्केट में वो ऑप्शनल चल रहा है, फैकल्टी पसंद है या फिर सब्जेक्ट पसंद है, दिस कैन नेवर बी द क्राइटेरिया ऑफ द ऑप्शनल सिलेक्शन. आप इसको एक बार अपने लेवल पे देख लेना कि कौन से ऑप्शनल में आपको दिक्कतें आ रही है, एंड वो ऑप्शनल के हिसाब से जो है फिर अपना रैशनल डिसीजन लेके जो उसमें मेहनत करना चालू कर दो. 2 साल 3 साल उतनी मेहनत तो आपको लगानी पड़ेगी, एंड 2 साल 3 साल के बाद जो रिजल्ट आएंगे, बशर्ते आपने अपना जो ऑप्शनल सिलेक्ट करके रखा है उसका सिलेबस का हर एक पॉइंट आपने कवर अप किया है, हर एक पीवाई को आपने जो है कवर अप करके रखा है वो पॉइंटर का, एंड आफ्टर आपने जो है बहुत सारे मॉक दे के रखे हुए हैं. बेयर मिनिमम एक, अपर का तो कोई लिमिट ही नहीं है, तो एक मॉक तो आपको देना ही है. वैसे भी अगर आपने बेयर मिनिमम चीज़ें कवर अप कर ली तो मार्क्स ऑटोमेटिकली आने जो है चालू हो जाएंगे. डोंट वरी अबाउट दैट. ओके. रिलायंस की पीवाई के एनालिसिस लेटर ऑन, नॉट राइट नाउ. ओके. सिंपल है. तो क्या लॉ ऑप्शनल में मार्क्स बहुत कम मिलते हैं? नो, इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स नॉट लाइक दैट. ओके, मैंने आपको पहले ही बता के रखा था, हर एक ऑप्शनल में 300 प्लस वाला कैंडिडेट है. तो ऐसा डेफिनेटली नहीं है कि कोई भी आप एक ऑप्शनल उठाओ एंड आफ्टर उसमें मार्क्स कम आते हैं. देखो, ये आपकी मेहनत के ऊपर है ना. बोलने के लिए तो लोग ये भी बोलते हैं कि हिस्ट्री में मार्क्स नहीं आते, बट मुझे आए या नहीं आए. अभी रिसेंटली मैंने अवधीजा का इंटरव्यू लेके रखा था, उसमें भी आपको दिखाई देगा शी हैड हिस्ट्री एज हर बैकग्राउंड. तो उसका भी वही कहना था कि इतिहास को मैं जो 3 से 5 साल की मैंने मेहनत की है वो छोड़ के मैं नया ऑप्शनल की लूँ ना, तो जो ऑप्शनल में मैंने पहले ही मेहनत करके रखी उसको मैं कंसोलिडेट करके आगे बढ़ाऊंगी. मार्क्स आते हैं. उसका भी स्कोर 303 था बाय द वे, बट दैट इज व्हाट इट इज, राइट. हाँ. ठीक है. सर, आई एम 25 years old एंड आई हैव एंग्जाइटी, आई विल गेट सिलेक्ट और नॉट. नहीं, एंग्जाइटी का रीज़न ही मैंने आपको बताया ना. एंग्जाइटी आ क्यों रही है? बिकॉज पढ़ाई नहीं हो रही है. एंड पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? बिकॉज आपके स्ट्रेटेजी का फ्लॉ है वो. तो पढ़ाई के ऊपर आप फोकस करो, एंग्जाइटी जो अपने आप घट जाएगी. वाई दैट एंग्जाइटी इज देयर? बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन ना. यूपीएससी में एंग्जाइटी का सबसे बड़ा रीजन है सेल्फ डाउट. एंड सेल्फ डाउट क्यों आता है? यू सिंपली टेक टू मच अपॉन योर हेड व्हेन यू आर नॉट रेडी फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग. सिंपल है. तो आप ये चीज़ों से बचो ना. आप धीरे धीरे क्यों नहीं डेवलप कर रहे हो? वाई कांट वी एक्सेप्ट वन सिंपल फैक्ट कि हमने जिंदगी में कभी 10 घंटा पढ़ाई नहीं की है. वी आर एवरेज कैंडिडेट, वी आर बेसिकली यू कैन से डैट कि बिलो पार कैंडिडेट. तो अगर मुझे बेसिकली बड़े लोगों के साथ फाइट करना है या फिर बेसिकली एक्सीलेंट बच्चों के साथ फाइट करना है, तो मेहनत करनी पड़ेगी. एंड मेहनत करने के लिए जो है फिर कोई टाइम पीरियड नहीं देखा जाता. 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, 3 साल लग सकता है, 4 साल लग सकता है, बट अगर मेहनत करोगे तो रिजल्ट आएगा. आप अभी के इस साल के टॉपर के शक्ति का ही आप एग्जाम्पल ले लो ना. पहले 3 अटेम्प्ट जो है प्रीलिम्स फेल है बंदी, फोर्थ अटेम्प्ट में इंटरव्यू फेल, एंड आफ्टर फिफ्थ अटेम्प्ट में सिलेक्शन. शी herself has told it कि she started preparation at the age of 21, got selection at the age of 29. मतलब कितने साल की पढ़ाई है वो. तो वो आपको समझना पड़ेगा. आपने जब सवाल पूछा कि मुझे एंग्जाइटी आ रही है या फिर मुझे टेंशन आ रहा है, वहीं पे ये बेसिक चीज़ है कि यू आर अ बिलो पार कैंडिडेट. एंड बिलो पार कैंडिडेट होने के साथ आपने एक बहुत ही बड़ा सपना देखा है. देन लेट्स बकल अप. थोड़ा सा जो है बेसिकली मेहनत करेंगे, हर दिन हर महीने हर साल मेहनत करके आगे बढ़ेंगे. एंड देर आफ्टर रिजल्ट आना धीरे धीरे तो चालू होगा ना. 26 में नहीं हुआ तो 27 में आएगा, 27 नहीं तो 28, 28 नहीं तो 29. बट वो कब आएगा? जब हर दिन आप बैठ रहे हो. बेयर मिनिमम 3 घंटे से लेके 10 घास, वॉट एवर द केस माइट भी, आपको उतना पढ़ना है. एंड आफ्टर पढ़ाई का तरीका, हर दिन एक पॉइंटर कवर अप हो रहा है नहीं हो रहा है, या फिर वो पॉइंटर में से कुछ चीज़ें कवर अप हो रही है नहीं हो रही है, बिकॉज आफ्टर 2 years ये सारी चीज़ें पाइल अप होती है. आज से लेके 2 साल बाद टिल द एज ऑफ 27 आप जो है बस एंग्जाइटी एंग्जाइटी करते बैठो, वैसे भी फेलियर ही है फिर जिंदगी में. या फिर आप आज से चालू करो एंड हर दिन जो है पॉइंटर के ऊपर फोकस करो. सिलेबस के पॉइंटर कवर अप हो रहे हैं, पीवाईक्यू कवर अप हो रहा है, मॉक कवर अप हो रहा है,
एंड धीरे 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 वो ऑटोमेटिकली एंग्जाइटी खत्म होगी, ऑटोमेटिकली डिप्रेशन भी खत्म होगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, एंड देयर आफ्टर रिजल्ट आना जो है चालू होगा। ये मेहनत वाली बात होती है। तो आपके एंग्जाइटी का और रूट कॉज है पढ़ाई नहीं हो रही है। पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है उसके रीज़न बताए, एंड रेमेडीज भी मैंने अब आपको बता के रखी है। तो नाउ चॉइस इज योर्स वेदर यू हैव टू बी इन दैट एंग्जाइटी या फिर आपको मेहनत करके सिलेक्शन लाना है। ओके, राइट, चलो परफेक्ट। आई टेक द लास्ट क्वेश्चन नाउ गाइस। ओके, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, अब ज़्यादा टाइम है नहीं मेरे पास, राइट। क्लियर, परफेक्ट। Sir, I choose dash dash, but I don't feel comfortable with the subject and want to choose dash dash, but I'm a bit scared. ना ना, if you're not comfortable तो वैसे भी आप फेल हो। इट इज़ सिंपल। मतलब जो चीज़ के ऊपर आपको खुद को भरोसा नहीं है वो चीज़ आपको कभी रिजल्ट नहीं देने वाली है, तो आप वहाँ पे जाओ ही मत ना। तो द ऑप्शनल दैट यू हैव सिलेक्टेड, एज आई टोल्ड यू, आपने इमोशनल डिसीजन कर लिया, तो आप डरो मत। आप ये एक्सरसाइज जो है वापस से चालू करो ना। ना यह सेइंग कि आपको एक ऐसा ऑप्शनल चूज करना है कि जो नया है, एंड वो पर्टिकुलर ऑप्शनल आपके लिए फायदेमंद होगा कि नहीं होगा। यू बेसिकली डू दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज फॉर दैट ऑप्शनल, यू विल हैव योर सोल्यूशन फॉर योर सेल्फ। बट अगर आपने अपना जो एग्जिस्टिंग ऑप्शनल है वो कंटिन्यू रखा, जिसमें आपको पता है कि आपको कुछ नहीं आ रहा है या फिर वो जम नहीं रहा है, देन चेंज द ऑप्शनल। अभी चेंज करना ज़्यादा बेटर है rather देन चेंजिंग इट आफ्टर द 2 या 3 अटेम्प्ट। ये मंजर आएगा आपकी ज़िंदगी में, 2-3 अटेम्प्ट के बाद ऑप्शनल चेंज कर रहे हो, वो नहीं करना है। आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर। अभी करो, टेक डिसीजन राइट नाउ, इम्प्लीमेंटेड, वॉट एवर द कंसिक्वेंसेस माइट बी, वो आपके है, सक्सेस भी आपका है, फेलियर भी आपका है। बट डिसीजन रैशनली होने चाहिए, इमोशनली नहीं लेने हैं डिसीजन। ओके, चलो, ओके, आई गेस आज के लिए रोक लेते हैं दोस्तों। इट्स नाउ ऑलमोस्ट मोर देन 1.5 आवर। ओके, सिंपल है, गॉट इट, सिंपल। टू मेनी डाउट्स गाइज, आई डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट मोस्ट प्रॉब्ली अगले सैटरडे को जो है वापस से एक जूम करेंगे, एंड फिर वो जूम में जो है बेसिकली सिर्फ डाउट क्लियरिंग्स रखेंगे। इसमें बहुत सारे डाउट जो अवेलेबल है। तो अप्रोच के ऊपर जो अगले हफ्ते में आई विल बी टेकिंग वन पर्टिकुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, मोस्ट प्रॉब्ली सैटरडे को ही होगा, बट जब होगा तो 1-2 दिन पहले जो आपको उसका जो इंटीमेशन आ जाएगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, देयर आर टू मेनी डाउट्स, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट अप्रोच जो है इसको हमेशा याद रखना है। अप्रोच हमेशा सिग्निफिकेंट होता है, एंड अप्रोच जो यही है, सबसे पहली चीज़ जो है बेसिकली यही से चालू होती है। खोलो ये सिलेबस को, एंड इसको जो है घोल के पी जाओ। सिलेबस का हर एक पॉइंटर आपको हमेशा पता होना चाहिए। हर एक पर्टिकुलर पॉइंटर के ऊपर आपको क्या करना है, देन ऑब्वियसली हर एक पर्टिकुलर पॉइंटर के ऊपर आपको नोट, उसके PYQ के नोट, एंड देयर आफ्टर उसके ऊपर मॉक अगर चाहिए तो अभी अभी के लिए आप स्किप कर लो। बट फिर यही पर्टिकुलर अप्रोच जो आपको GS पे लगाना है, ऑप्शनल पे लगाना है, एंड स्टडी इन साइलोज, दैट विल ऑब्वियसली हेल्प यू रादर देन टेकिंग ईच एंड एवरीथिंग अपॉन योर हेड। तो थोड़ा सा साइलोज में अगर प्रिपरेशन करोगे तो दैट विल ऑलवेज बी बेटर फॉर यू। तो मैंने आपको इसका भी एग्जाम्पल दे के रखा है कि सितंबर में ऑप्शनल को आप कैसे हैंडल करना है, 40 डेज यू विल बी हैविंग, एंड देयर आफ्टर अल्टीमेटली यहाँ पे GS को किस तरीके से आप हैंडल कर सकते हो। एंड फर्दर हमने देखा है कि 100% प्रिपरेशन बहुत मुश्किल है, बट टारगेट 50-70%। अगर 50-70% ऑफ द पॉइंटर्स भी अगर आपके हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कवर है तो यू आर इन द गेम। एटलीस्ट उतना ज़्यादा आपका गाड़ी आगे बढ़ गया ना अगले 3-4 महीने में, तो रैदर देन जस्ट स्टडिंग द रेफरेंस बुक अगेन एंड अगेन, इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो यू विल बी मीन्स रेडी। बचा कुचा जो 50% से लेके 30% का पोर्शन है वो आपको जून के बाद हैंडल करने में दिक्कत नहीं जाएगी। एंड प्रीलिम्स के लिए क्या करना है, दैट आई टोल्ड यू कि हम लोग जो है फिर बाद में देखेंगे, दैट विल बी द होल टुगेदर डिफरेंट गेम। नवंबर दिसंबर में उसके ऊपर आई विल बी टेकिंग द सेशन। ओके, तो लेट्स स्टॉप द सेशन गाइस, थैंक यू सो मच। अगर कोई भी अगर डाउट रहेगा देन यू बेसिकली इधर टाइप इट आउट ऑन द कमेंट बॉक्स, राइट। लिंक के नीचे कमेंट बॉक्स अवेलेबल है आपके इस पे, दैट इज टेलीग्राम के ऊपर। तो टेलीग्राम के ऊपर यू टाइप आउट योर डाउट, आई विल टेक इट ओवर देयर, या फिर अगले हफ्ते में वापस से आई विल बी शेड्यूलिंग अनदर जूम। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज, आई नीड टू टेक अ लीव, मेरा एक और एक बेसिकली थोड़ा सा एंगेजमेंट है 7 o'clock ऑनवर्ड। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई विल बी स्टॉपिंग द सेशन नाउ। ओके, कोई भी डाउट रहेगा तो एक तो अगले हफ्ते में वापस से जूम सेशन ज्वाइन करके यू आस्क इट टू मी, या फिर टाइप इट इन द कमेंट बॉक्स, राइट। आई होप यू आर देयर ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, अगर नहीं हो तो CSC विद साइनिल नागरे, दैट इज द टेलीग्राम ग्रुप, राइट। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन WITH with साइनिल, दैट इज SAINIL, नागरे NAGARE, दैट इज द टेलीग्राम ग्रुप। यहाँ पे बेसिकली लिंक मैंने पेस्ट करके रखे, उसके नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ पे जो है बेसिकली टाइप इट आउट, ठीक है। तो चलो, थैंक यू सो मच गाइज, आई विल बी स्टॉपिंग द सेशन, आई नीड टू स्टॉप द सेशन, आई हैव अनदर एंगेजमेंट गाइज। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू, आई विल बी स्टॉपिंग द सेशन नाउ। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।